ओके, सो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था और कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था हम लोगों ने कल की क्लास में? हाँ जी, वेरी गुड। सीडी और ओआरडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पे आपको जो मेन कॉन्सेप्ट डिलीवर किया गया वो यही था कि इस सीडी एंड ओआरडी टेक्निक से आप ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एनालिसिस कर पाते हैं। तो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक जो प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है या फिर न्यूक्लिक एसिड है या फिर आपके लिपिड्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो उन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में टू डायमेंशनल एंड सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन गेदर कर पाते हैं कि हाँ किस तरीके का होगा अल्फा बीटा जो आपके हेलिकल फॉर्म होते हैं या जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो फॉर्म होता है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप गेदर कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे डिफर होगा, बिकॉज अभी तक आप लोगों ने जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है वो उन सब में लाइट का क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो ये सभी के सभी एब्जॉर्प्शंस टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल थे, बट आज की क्लास में जो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जा रहे हैं वो एब्जॉर्प्शंस नहीं होगा, वो दूसरा टाइप का आपका एग्जाम्पल है जिसमें कि लाइट के हम दूसरे वाले फ्रैक्शंस को क्या करेंगे कंसिडर करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन को रिवील करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली दो स्पेक्ट्रोस्कोपी को खत्म करेंगे, एक तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके जो पॉसिबल यूजेस हैं वो, और दूसरा आपका एनएमआर मींस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वाला जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा वो। और ये दोनों ही आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनएमआर से कहाँ से क्वेश्चंस आता है उसको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या पॉसिबल यूजेज हो सकता है। ओके, सो होपफुली कि हम लोग पूरा क्लास जो होगा सवा घंटे के अंदर में ही कंपाइल कर लें अच्छे तरीके से, बाकी जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ओके, सो आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बाकी अब तक जो आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रखा है उससे डिफर कैसे, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के टाइम पे कि लाइट और मटेरियल का मीन्स मैटर का इंटरेक्शन जो हो रहा है वहाँ पे इंटरेक्शन होने के बाद पॉसिबल तीन फिनोमिना होते हैं। उन फिनोमिना के अकॉर्डिंग के बेसिस पे आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी तीन कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। पहला, जब लाइट का फ्रैक्शंस क्या होगा आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा, जो लाइट का पार्ट अगर आपका इस मटेरियल से ट्रांसमिट हो जा रहा है तो उसको आप क्या बोलते हैं, इमिशन या ट्रांसमिटेंट के नाम से जानते हैं, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी। और तीसरा, जब इस मटेरियल पे लाइट आपका पड़ रही है और ये क्या हो स्कैटर्ड हो जाए उसको आप बोलते हैं स्कैटर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी है जहाँ पे हम लाइट के स्कैटर्ड वाले पोर्शन को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और इस वजह से ये एक स्कैटर्ड या स्कैटरिंग टाइप का क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल होता है। तो पहला सवाल आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो बनता है वो यही बन जाता है कि इनमें से कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है। राइट, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, दोनों का ही रेडिएशंस की जो रेंज होती है वो वही होती है, इंट्रा मतलब आईआर रेंज में ही होता है, इंफ्रारेड रेंज में ही होता है। आईआर के रेडिएशंस मींस स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। मींस आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉमन किस चीज़ में है कि ये दोनों ही केसेस में यहाँ पे जो रेडिएशंस यूज किए जाते हैं वो आई आर रेंज के यूज किए जाते हैं, मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशंस के रेंज में यूज किए जाते हैं। लेकिन आपका जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहाँ पे लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसके एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट को क्या करते हैं, जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, तो इसको हम स्कैटरिंग वाले पोर्सन को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। एक कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ गया। दूसरा, आई आर रेडिएशंस में चूंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस की बात हो रही होती है, मीन्स लाइट की फ्रीक्वेंसी जब अभी मटेरियल की जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है, एक्साइटेशन एनर्जी होती है, अगर उनसे मीट करती है तब जाकर क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो उसकी वजह से आई आर रेडिएशंस को देने वाले का जो कंपाउंड है वो लिमिटेड है। सारे कंपाउंड्स का आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप जो है एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स की जो एब्जॉर्प्शन रेंज है वो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर में नहीं आती है। लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में चूंकि यहाँ पे ना तो एब्जॉर्प्शंस की बात की जा रही है ना ही आपका इमिशंस का बात किया जा रहा है, ये किस पे करता है, स्कैटरिंग पे करता है। और स्कैटरिंग नेचुरल प्रॉपर्टी है सारे मटेरियल के पार्टिकल का। सम फ्रैक्शंस में लाइट सारे मटेरियल क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। दैट इज वाई आप रमन स्पेक्ट्रो किसी भी डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स का क्या है कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली जो कॉन्सेप्ट थी उस कॉन्सेप्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं है।
सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे कॉमन है, मीन्स कैसे सिमिलर है और कैसे डिफर है, ये आपको 3 पॉइंट में बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। नंबर पहला, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशंस का फ्रैक्शन यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वो क्या है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि ये आपके मॉलिक्यूल से जब इंटरेक्ट होता है तो उसमें क्या करता है, वाइब्रेशन कॉज करता है। तो आपने आईआर रेडिएशंस में देखा था कि वाइब्रेशन किस तरीके से हो सकता है और वाइब्रेशन की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो कॉमन में यही है कि दोनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करते हैं, आईआर रेडिएशंस की रेंज की लाइट को क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। डिफरेंस इसमें ये है कि आईआर एक एब्जॉर्प्शन टाइप का क्या है, एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशनल काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ध्यान दीजिएगा। एब्जॉर्प्शंस होता है और उसके एब्जॉर्प्शंस होने की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सिर्फ एक टेम्परेचर को छोड़ करके, कौन सा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को छोड़ करके बाकी सारे टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेल्फ वाइब्रेट करते रहते हैं। और उनकी वाइब्रेशन एनर्जी जब कभी भी आईआर रेडिएशंस के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो आईआर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आईआर एक एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशनल काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जबकि जस्ट मिनट, जबकि आपका जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो कैसा है, एग्जाम्पल कैसा है आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो एग्जाम्पल है आपका स्कैटरिंग वाइब्रेशनल टाइप आपका, मतलब यहाँ पे इस एनर्जी के वजह से बेसिकली हो क्या रहा होता है, वाइब्रेशन हो रहे होते हैं। और उन लाइट के फ्रैक्शंस को या उन लाइट के पार्ट को क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो लाइट का फ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटर्ड आउट हो जाता है। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ काइंड ऑफ vibrational scattering kind of a spectroscopy, while IR spectroscopy is absorption vibrational kind of a spectroscopy. In both cases there is a common, that is the range of radiations studied in the case of IR as well as Raman spectroscopy. तो डिफरेंसेस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कॉमन दे करके कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों में ही हम आईआर रेडिएशंस को यूज करते हैं। तो क्या डिफरेंस है, कभी हो सकता है अगर आप इन फ्यूचर जैसे सपोज पीएचडी करने आप जाते हैं और आपका काम बेसिकली अगर मान लीजिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा बायोफिजिक्स जैसा टॉपिक अगर हो जाता है, तो आपसे वहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली सवाल पूछा जाता है कि आईआर रेडिएशंस में और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोनों में ही हम आईआर रेडिएशंस को यूज करते हैं, तो इन दोनों टेक्निक में क्या डिफरेंसेस है। तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आईआर रेडिएशन से हम इंफॉर्मेशन लाइट के एब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन से निकालते हैं, जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इंफॉर्मेशन लाइट के स्कैटर्ड वाले पोर्शन से क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स की जा सकती है, क्योंकि लाइट का स्कैटरिंग सारे मॉलिक्यूल्स पे होगा। जबकि आईआर रेडिएशंस करने के लिए हमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, जरूरत होती है। आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन होंगे ये आप लोगों को बता चुका हूँ, उनके लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये भी आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, और होपफुली कि आप लोगों को भी याद भी होगा। क्या कोई एक मुझे हिंट दे सकता है कि आईआर एक्टिव होने के लिए क्या चीज जरूरी है? ले, कायरल का कॉन्सेप्ट भैया। अच्छा, पक्का? हाँ जी। तो फिर आप मुझे ये बताइए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए फिर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होना चाहिए? मतलब आप लोगों को अभी 1 महीना भी क्लास चलते हुए नहीं हुआ, इतनी कन्फ्यूजन अभी से आ गई। आप लोगों को पहला पढ़ाया गया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेट सिस्टम का हो पाना पाया जाना जरूरी है, या तो कॉन्जुगेट सिस्टम होगा या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद आपको पढ़ाया गया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे आपको बताया गया कि इन मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी है, वो भी कैसा, टेम्पोररी काइंड का, परमानेंट नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ाया गया सी डी एन ओ आर डी, जहाँ पे आपको बताया गया कि मॉलिक्यूल्स के पास आपका क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इनका बेसिक जो प्रिंसिपल है इनको आप याद रखिए,
ऐसे ही अगर आपको मैचिंग कराने के लिए दे देगा कि टेक्निक, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यहाँ पे आईआर टेक्निक है, यहाँ पे आपका सीडीएनओआरडी है, फिर इसके बाद यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और यहाँ पे अगर आपको प्रिंसिपल दे दे कि ये सिंगल डबल बॉन्ड पे बेस करता है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे बेस करता है, या फिर आपका डायपोल मोमेंट पे बेस करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पे करता है, तो ये मैचिंग क्लियर होनी चाहिए। यही गलती हो जाएगी आप लोगों से फिर ये। इसको थोड़ा-सा एक मतलब एक कहीं कॉपी पे एक ऐसे साफ-साफ पेज पे लिखिए, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड का प्रेज़ेंट होना या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डायपोल मोमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब वहाँ पे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का प्रेज़ेंस होना ज़रूरी है। डायपोल मोमेंट होगा, जिसकी पोलैरिटी होगी वही मॉलिक्यूल्स आईआर दे पाएगा। सीडी के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना ज़रूरी है, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी आपको बता दिया। और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ स्कैटरिंग करेगा। इनको थोड़ा-सा रिवीजन में लेते रहिए आप लोग, नहीं ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, अभी क्लियर है सब लोगों को? चलिए, तो देखते हैं हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहता है और इससे क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ वाइब्रेशनल स्कैटरिंग टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब क्या है इसका, मैंने आपको बता दिया कि आईआर रेडिएशंस की जब लाइट क्या करती है, मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर क्या होता है, वाइब्रेशन होते हैं। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, राइट? तो इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, वाइब्रेशनल। और चूंकि यहाँ पे स्कैटरिंग पोर्शंस के लाइट को क्या करते हैं हम लोग, डील करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ेगा, वाइब्रेशनल स्कैटरिंग टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट पॉइंट पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक कैसा टाइप है आपका, वाइब्रेशनल स्कैटरिंग टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है ठीक से? अच्छा, थोड़ा बहुत एक्चुअली इधर बारिश का भी मौसम बना हुआ है, तो हो सकता है उसकी भी प्रॉब्लम हो। अ, बहुत सारे परिस्थितियों को झेलते हुए हम लोग क्लास कंटिन्यू चला पा रहे हैं स्मूथली। लाइट नहीं है, मौसम खराब है, फिर भी अच्छे से कोशिश की जा रही है कि क्लासेस चलती रहें। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व नीदर एब्जॉर्प्शंस नॉर इमिशंस। तो यहाँ पे 3 फिनोमेना होते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना तो लाइट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और ना ही लाइट का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है। हो क्या रहा है, स्कैटरिंग हो रही है। तो स्कैटरिंग वाले पोर्शंस को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जब आपका लाइट क्या होती है इस मटेरियल पे, किसी मटेरियल पे अगर आपका पड़ती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेंज का, तो वहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, उस चीज़ पे क्या होती है, बेस्ड होती है। और इट इन्वॉल्व स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द सैंपल। किसी भी सैंपल पे जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो उस रेडिएशंस में जो आपका फ्रैक्शन है आईआर का, वो फ्रैक्शंस क्या करता है, एक मिनट, पहले कोई जुड़ना चाह रहा है, ऐड कर देते हैं। ओके, आज कुछ ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं क्या क्लास में? ओके, सो इट इन्वॉल्व स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द सैंपल। सपोज कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई सैंपल है और आपने यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या किया है, स्ट्राइक कराया है। तो स्ट्राइक कराने के बाद इस रेडिएशंस में जो आईआर रेडिएशंस के पार्ट होंगे, उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, और इस स्कैटरिंग वाले पोर्शंस की लाइट को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं, और इसके स्टडी करने से जो स्पेक्ट्रा निकलता है उसको आप रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। ओके, सो स्कैटरिंग जो होती है वो एक नेचुरल फिनोमेना होती है, और आपकी स्कैटरिंग सारे मटेरियल का होता है, मतलब आपकी जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है मटेरियल से टकराने के बाद क्या करती है, स्कैटर्ड करती है। और ये स्कैटरिंग दो कैटेगरी में क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है। नॉर्मल जो आपके नेचुरल स्कैटरिंग होती है उनका नेचर अलग होता है, रमन स्पेक्ट्रा में या रमन जो स्कैटरिंग होती है वो अलग होता है। तो उनका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप देखिए। तो स्कैटरिंग क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया जा रहा है कि जब कभी भी इंसिडेंट जो लाइट है आपकी, वो इस मटेरियल पे क्या करे, सैंपल पे पड़े, और पड़ने के बाद फिर से क्या हो, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे स्कैटरिंग की जो फिनोमेना है वो दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग और इसके बाद इलास्टिक स्कैटरिंग। तो ये इन इलास्टिक और इलास्टिक क्या हैं, इनका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस टाइप के स्कैटरिंग पे डिपेंड है ये भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो इन इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि लाइट स्कैटर्ड एट अ फ्रीक्वेंसी डिफर देन द इंसिडेंट लाइट। मीन्स सपोज कीजिए कि आपका ये इंसिडेंट रेडिएशन है, राइट, और यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जाम्पल आपका 200 है, समझने के लिए।
तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब ये फ्रीक्वेंसी जो आपका इंसिडेंट लाइट पड़ रही है, स्कैटर्ड जब यहाँ पे होगा तो ये वाली लाइट की, जिसे आप रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिफर होगी। तो डिफर में दोनों चीज़ें आती हैं, माइट बी पॉसिबल कि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हो सकती हैं और इससे कम फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती हैं। तो इन इलास्टिक का मतलब होता है कि जब स्कैटरिंग की प्रोसेस ऐसी हो जहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में जो आपकी स्कैटर्ड वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, चेंज हो। या तो उससे ज़्यादा हो सकती है या तो उससे कम हो सकता है। तो ऐसे वाले फिनोमेना को हम लोग बेसिकली इन इलास्टिक स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इसी पे क्या है, बेस्ड है। तो इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होगी कि जब लाइट जो स्कैटर्ड हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो लाइट इंसिडेंट हुई है, जो लाइट पड़ी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो, आपके सेम हो। सो लाइट स्कैटर्ड एट सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट आपकी यहाँ पे स्ट्राइक की गई है उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट आपकी यहाँ पे स्कैटर्ड हो। सो देयर इज नो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट। सो ऐसे टाइप की स्कैटरिंग को आप क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। नॉर्मली नेचर में होने वाले जो आपके स्कैटरिंग होती है वो इस कैटेगरी में आती है। रमन स्कैटरिंग स्पेशल केस होता है जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफर होती है इंसिडेंट वाले की स्कैटर्ड वाले से। इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में जो आपका स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो मतलब जहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो रही है वो डिफर हो रही है, उन्हीं को क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। रमन स्कैटरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो रमन स्कैटरिंग जो हो रही है वो एक एग्जांपल है इन इलास्टिक स्कैटरिंग का। आप कह सकते हैं कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो टोटली बेस्ड किस पे है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग का। तो जो ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है तो आपका इंसिडेंट लाइट के कंपैरिजन में जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी में डिफर आ रहा है उसी फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ये जो डिफरेंस होती है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उन्हीं इंफॉर्मेशन, उन्हीं फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंसेस होता है उनको कंसिडर करके आप मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, देते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड किस पे है, पहले तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि स्कैटरिंग पे बेस्ड है। और स्कैटरिंग यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड की जा रही है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब होता है कि जब आपकी इंसिडेंट रेडिएशन जो पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो लाइट आपकी स्कैटर्ड हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों अगर आपके क्या हो, सेम हो। सो सच काइंड ऑफ स्कैटरिंग इज नोन एज द इन इलास्टिक स्कैटरिंग। वाइल इन केस ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग there is a difference in the frequency of incident light as well as scattered light. So the difference between the incident light frequencies and scattered light frequency is the actual concept and actual portion of a Raman spectroscopy. And for each and every kind of a molecule there is a unique kind of a frequency differences between the incident radiations, incident light as well as scattering light. So that is why each and every kind of a molecules will give specific and unique spectroscopy. That is why Raman spectroscopy is also called fingerprinting of a molecules spectroscopy. Fingerprinting spectroscopy is also sub name of a Raman spectroscopy because each and every molecules have their unique energy differences between the incident radiations and scattered radiations. So that is why आप इसको क्या बोलते हैं, उस नाम से भी जानते हैं जिसको आप फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे सभी इंडिविजुअल्स का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो प्रोफाइलिंग होती है वो अलग होती है, वैसे ही सारे मॉलिक्यूल्स में जो लाइट इस इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी और जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है उन एनर्जी का जो डिफरेंस आता है वो अलग अलग आते हैं, जिसकी वजह से सभी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी के डिफरेंसेस की वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। और उन एनर्जी की वैल्यू से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करते हैं, जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होती है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स व्हाट, कि ये आपका एक स्कैटरिंग टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और स्कैटरिंग कैसा, इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग के प्रिंसिपल पे क्या है, ये बेस्ड होती है। सो रमन शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द इनकमिंग एंड स्कैटर्ड फोटोन। जो आपकी लाइट इंसिडेंट वाली पड़ रही है, मीन्स जो लाइट स्ट्राइक कर रही है, और जो लाइट आपका क्या कर रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है, उन दोनों लाइट के एनर्जी में जो आपका डिफरेंसेस होगा उसको आप क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो रमन स्कैटरिंग क्या है, रमन शिफ्ट क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। रमन स्कैटरिंग का मतलब होता है इनइलास्टिक स्कैटरिंग।
रमन शिफ्ट का मतलब होता है कि दोनों की जो रेडिएशंस के पार्ट हैं, उनकी एनर्जी में जो डिफरेंसेस होगा, उसको रमन शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फिगर लगाया गया है, इस फिगर को आप देख के समझिए कि क्या यहाँ पे फिगर आपको बताना चाह रहा है। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि ये आपका मार्कर कहाँ गया है मेरा? ओके, ये आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये एनर्जी के स्टेट्स हैं, अलग-अलग आपको एनर्जी यहाँ पे दिखाई जा रही है, जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेज़ेंट करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट्स है, ये वर्चुअल एनर्जी स्टेट है। वर्चुअल जो होता है वो हाइली एनर्जेटिक होता है और लेस स्टेबल होता है। हाइली एनर्जेटिक एंड लेस स्टेबल। ये जो स्टेट है, वो मॉलिक्यूल सम फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम के लिए क्या करता है, अटेन करता है और तुरंत का तुरंत इमीडिएटली क्या करता है, अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इधर हीट और इन द फॉर्म ऑफ इधर लाइट। दोनों तरीके से क्या करेगा, वो लॉस करेगा और उसकी जो एनर्जी होगी वो लॉस होने के बाद फिर से क्या करता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये वाला जो स्टेट है आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट है, राइट। और इधर वाला जो स्टेट आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट, इसको अपने वर्चुअल एनर्जी स्टेट के नाम से जाना हुआ है। ये वर्चुअल एनर्जी स्टेट आपकी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब मॉलिक्यूल्स कोई रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके एब्जॉर्प्शन से उसके एनर्जी या उस मॉलिक्यूल्स का पूरा वाइब्रेशंस क्या करता है, एक्सीड कर जाता है और उसी एक्सीड किए हुए स्टेट को आप वर्चुअल स्टेट के नाम से जानते हैं। और जैसे ही वो अपनी एनर्जी क्या करता है, फिर से लॉस करता है, फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू एंड रेड वाला आपको एरर दिखा रहा है कि ये जो एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हुई, जब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो फिर से इसने क्या किया, अपना एनर्जी को इसका पिकअप हुआ और फिर से जो आपकी लाइट यहाँ पे दिखाई जा रही है इनवर्स कंडीशंस में, तो ये वाली आपकी जो लाइट है वो क्या है, इंसिडेंट लाइट है और ये वाली जो लाइट आपकी क्या है, स्कैटर्ड लाइट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो जब आपका लाइट का जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो और स्कैटर्ड लाइट की जो एनर्जी है वो अगर दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे, तो ऐसे स्कैटरिंग को आप इलास्टिक स्कैटरिंग या रिले स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। जबकि अगर आपका यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है नॉर्मल कंडीशंस में, उसके कंपैरिजन में अगर आपका जो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी है वो आपका क्या हो, कम हो या आपका ज़्यादा हो, तो इन दोनों को मिला करके आप क्या बोलते हैं, रमन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। तो रिले स्कैटरिंग और रमन स्कैटरिंग क्या है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। रिले स्कैटरिंग जो होती है वो नॉर्मली जितने भी फिनोमेना होते हैं उनमें पाए जाने वाली स्कैटरिंग होती है। रमन स्कैटरिंग स्पेशल केस होता है स्कैटरिंग के टाइप का, जहाँ पे इंसिडेंट लाइट की जो आपकी क्या है एनर्जी है, उसके कंपैरिजन में जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसकी एनर्जी आपकी ज़्यादा भी हो सकती है। जब कभी भी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी के कंपैरिजन में रिफ्लेक्टेड लाइट का सॉरी स्कैटर्ड लाइट की जो एनर्जी होगी अगर वो कम होगी, तो उसको आप स्टोक रमन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। जबकि अगर एनर्जी इंसिडेंट वाले से क्या हो, अगर आपका ज़्यादा हो, तो उसे आप एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। ये वाले भी एग्जाम में सवाल आपसे पूछे गए हैं कि स्टोक और एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी केस में क्या होता है। इसको यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में आप समझिए। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी। ये न्यू है और ये न्यू है। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, आई मीन्स इंसिडेंट, एस मीन्स स्कैटर्ड। सो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, एंटी स्टोक के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक स्कैटरिंग। जब आपका आई न्यू मीन्स इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो कम हो एज कंपेयर टू द स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, स्टोक्स स्कैटरिंग के नाम से या स्टोक्स रमन स्कैटरिंग के नाम से इसको जानते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले आपको बना करके दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि हाँ कौन किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे हाँ, यहाँ पे आप देखिए, अगर आपका जो एनर्जी है अगर स्कैटर्ड वाले की ज़्यादा होगी तो एंटी स्टोक होगी। अच्छा ये ओके, ओके, सिंबल थोड़ा गलत लगे। ओके, ओके, ओके। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए कि स्कैटर्ड वाले की एनर्जी अगर आपकी ज़्यादा है इंसिडेंट वाले से, तो आपका क्या होगा, एंटी स्टोक होगा। और स्कैटर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी अगर आपकी कम है आई मीन्स इंसिडेंट वाले से, तो क्या होगा, स्टोक होगा। ये फिगर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये फिगर आपको इसलिए क्लियरली बता रहा है कि नॉर्मल जो आपकी स्कैटरिंग होंगे उनमें दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। जबकि रमन वाले के केस में क्या होगा, ज़्यादा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपका कम होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, स्टोक, और अगर आपका ज़्यादा होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, एंटी स्टोक। ओके, तो ये आपका जो फिगर था वो आपको ये बता रहा है कि जब कभी भी
लाइट का जो पोर्शन है मटेरियल पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो उसके वाइब्रेशन की जो एनर्जी होती है वो सम टाइम्स के लिए क्या करती है, एक्सीड कर जाती है, और उसी एक्सीड की हुई कंडीशंस को आप वर्चुअल एनर्जी स्टेट के नाम से जानते हैं। एक चीज़ यहीं पे और समझा देते हैं आपको, जो जब पढ़ाएंगे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका मान लीजिए स्टेट है आपकी एनर्जी का, मतलब मॉलिक्यूल्स का। जब ये लाइट यहाँ पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो ये क्या कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा है, राइट। जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो चूंकि ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल मतलब अनस्टेबल स्टेज होती है, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। अब ये जो एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, या तो ये एनर्जी जो आपकी लॉस हो रही है, या तो क्या हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, मतलब इनविजिबल फॉर्म में, और या तो क्या हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, जो कि विजिबल फॉर्म में। तो जब आप इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जब कभी भी इंसिडेंट लाइट किसी मटेरियल पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद जो आपका मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो उस इसके बाद लॉस करके फिर से क्या आता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो जब हम इस वाले लाइट का, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे इमिट आउट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जब इस वाले पोर्शंस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना तो हम इस वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, ना तो हम ये यहाँ से पढ़ने के बाद जो ये वाला जाता है इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस किसको करते हैं, कि जब आपका मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक साइड स्टेट में जाता है, और उसके बाद जब वो रिटर्न हो रहा होता है फिर से ग्राउंड स्टेट में, तो रिटर्निंग के टाइम पे वो क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है, चाहे वो विजुअल फॉर्म में हो, मीन्स लाइट के फॉर्म में हो, या इनविजुअल फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में हो। तो जब हम लाइट के बारे में क्या करते हैं, इस वाले रेडिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप यहीं से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिगर बहुत अच्छा ये बना हुआ है, आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो आपका एंटी स्टोक और स्टोक या रिले स्कैटरिंग या रमन स्कैटरिंग जो था, ये 4 टर्म आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन चारों टर्म में अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ, पूछिए। हम्म। क्या लिखा हुआ है? तो वही तो यहाँ पे भी है। क्या जी, तुम लोग कहाँ पढ़ते रहते हो? हाँ हाँ, वर्चुअल एनर्जी स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी को क्या करता है, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। जब ये एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लाइट कभी भी कट सकती है, इस चीज़ के लिए तो। नहीं नहीं ये भगवान बा- आप लोगों का आवाज सुनाई दे रहा होगा बारिश का। वर्चुअल एनर्जी स्टेट में बारिश नहीं होगी, कविता। माय माय गॉड, कह रही है कि वर्चुअल एनर्जी स्टेट में बारिश हो रही है। नहीं 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 नहीं, बारिश बाहर हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। और हमारी कविता, बड़ा अच्छा सवाल था वैसे आपका। ओके वंदना, आप समझिए, वर्चुअल एनर्जी स्टेट का मतलब होता है कि जब कभी भी सिलेंट लाइट किसी मटेरियल पे मॉलिक्यूल से पड़ रही है, उसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है ना, वो सम टाइम्स के लिए क्या करती है, एक्सीड कर जाती है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन या ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ अ रेडिएशन। तो जब ये मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन क्या करता है, बढ़ता है, तो इसकी जो एनर्जी स्टेट होती है वो क्या करती है, बढ़ जाती है। तो उसी एनर्जी स्टेट की जो आपकी बढ़ी हुई होती है, जो कि रियल नहीं होती है, वर्चुअल होती है, मतलब सम टाइम्स के लिए होता है, उस स्टेट को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द वर्चुअल एनर्जी स्टेट। मतलब इसको आप सिंपल भाषा में एक्साइटेड स्टेट के नाम से भी समझ सकते हैं। ये आपका एनर्जी जो है वो क्या है, आपका एक्साइटेड स्टेट को दिखाता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो जो स्टेट होता है वो आपका लॉन्ग टाइम तक के लिए परसिस्ट नहीं करता है, बहुत जल्दी ही क्या करता है, मॉलिक्यूल अपने आप को फिर से ग्राउंड स्टेट की तरफ ले आता है। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है? बारिश का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे सब बर्फ बर्फ सब गिरा देंगे प्रभु, पता नहीं क्या करने वाले हैं।
सब किसान बेचारे एकदम परेशान हैं। ओके, सो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको मिल सकता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशंस को हम गैदर कर सकते हैं बाय यूजिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ वी कैन डिस्कस हियर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको मिल सकता है। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रूव्स द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। जो भी आपका केमिकल स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल्स का और उस मटेरियल का जो आपका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इस फिगर को यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं। ये आपको जो मैं बता रहा था कि ये जो, ओके, लाइट हैज़ गॉन नाउ। सो यहाँ पे ये आप देखिए कि जो ये एनर्जी का डिफरेंसेस इन दोनों में आ रहा है, जैसे इंसिडेंट लाइट में और स्कैटर्ड लाइट में, ये एनर्जी का डिफरेंस या ये एनर्जी का डिफरेंस, ये सारे मटेरियल के लिए क्या होता है? यूनिक होता है। और इन्हीं एनर्जी का जो डिफरेंसेस होता है, मीन्स डेल्टा न्यू की जो वैल्यू आती है, ये सब मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। और आप इन मॉलिक्यूल्स के डेल्टा न्यू की वैल्यू के बेसिस पे, डेल्टा न्यू का मतलब होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रही है उनके बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, और आप उनसे स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सब के लिए डेल्टा न्यू की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। उन न्यू की वैल्यू पे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलेगा केमिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिल सकता है। केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड आइडेंटिटी, वो कौन से मॉलिक्यूल हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिल सकता है। फेज एंड पॉलीमॉर्फिज्म, कौन से अवस्था में है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये फेज भी आपको बताएगा। और इसके बाद आपका उस मॉलिक्यूल्स का मल्टीपल फॉर्म पाया जा सकता है या नहीं पाया सकता है, इसको भी आपको बताएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन के क्या पाए जाते हैं? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, एलोमर फॉर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से? डायमंड पाया जाता है, और हाँ जी, ग्रेफाइट, और और एक तो हो गया आपका डायमंड हो गया, दूसरा होगा आपका ग्रेफाइट हो गया, एक और पाया जाता है, बताइए जल्दी। हाँ, बक मिनिस्टर फुलरीन। ओके, ये तीन आपके क्या है? कार्बन के एलो फॉर्म पाए जाते हैं। तो इन एलो फॉर्म के बारे में भी आप स्टडी किससे कर सकते हैं? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। मीन्स इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल फॉर्म एग्जिस्ट इन नेचर स्टेबली, अगर प्रॉपर तरीके से वो क्या कर सकता है? लॉन्ग टाइम तक के लिए परसिस्ट करता है, तो उस मॉलिक्यूल्स की एनालिसिस आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर जाए, बारिश की आवाज़ कम जाए। आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ डोमिनेट हो रही है या बारिश की। अच्छा, ओके, फिर तो ठीक है। अच्छा, बक मिनिस्टर फुलरिन, BUCKMINSTER, फुलरिन। ये कार्बन के आपके एलो फॉर्म होते हैं, तीन फॉर्म नेचर में स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मैं एग्जांपल ये दे रहा था आपको कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाया रहा है कि अगर एक ही कंपाउंड का मल्टीपल फॉर्म्स अगर पाए जा रहे हों, तो उन फॉर्म के बारे में भी आप स्टडी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। इंट्रिंसिक स्टेट एंड स्ट्रेन के बारे में भी आप जान सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कोई इंटरनली किसी सिस्टम में, मतलब कि कोई लिविंग सिस्टम है, अगर उसमें कोई स्ट्रेस आ रही है, चाहे आपका ऑस्मोटिक स्ट्रेस आ रहा हो या किसी भी स्ट्रेस होने की वजह से उस मॉलिक्यूल्स की जो कन्फर्मेशन होती है वो क्या होती है? चेंज होती है। तो उसका जो कन्फर्मेशन अगर चेंज होगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली स्ट्रक्चर उसका चेंज होगा। तो उस चेंजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसके? किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल्स के, चाहे वो किसी इंटरनली आपके स्ट्रेस कंडीशन से हो रहा हो या स्ट्रेन से हो रही हो, कोई भी खिंचाव हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उसके वजह से जो भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आएंगे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देता है। Contaminations and impurity, this is one of the very important point and it is very also confusing. How you can determine the contaminations and impurity in the sample by using Raman spectroscopy, ये आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आपसे पूछा जाता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं। आपको सपोज ये चार ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए जाएं, सो मुझे नहीं लगता कि इस ऑप्शंस पे कोई जाना चाहेगा कि कंटामिनेशन एंड इम्प्योरिटी को भी बताने का काम करता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन आप जान लीजिए
कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम ये भी है कि कंटामिनेशंस को भी बता सकता है, इम्प्योरिटी को भी बता सकता है। कैसे? जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या है, इथेनॉल का सॉल्यूशन आपने बना रखा है, ईटी का, इथेनॉल का, राइट? तो इथेनॉल की जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी वो एक कोई एक पॉइंट होगी, मीन्स फिक्स फिक्स वैल्यू होगी। अगर इस इथेनॉल में आपने क्या किया है, वाटर को भी आपने ऐड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, पहले ये क्या था आपका इथेनॉल था, अब आपका क्या है, ये वाटर ऐड कर दिया। या अगर आपने इसमें क्या किया, क्लोरोफॉर्म को ऐड कर दिया, या आपने इसमें क्या किया, एसीटोन को ऐड कर दिया, बहुत सारे केमिकल को आपने मिला दिया, या अब ये प्योर फॉर्म में नहीं रह गया। तो जब आप इनकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कराएंगे ना, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पाइस दिखाई देंगे, पीक्स दिखाई देंगे अलग अलग। और इनके जो पीक्स आते हैं ना, कुछ इस तरीके से आते हैं, लाइक दैट, ऐसे। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी अलग अलग क्या आती है, पीक आती है, जिससे कि आप, जैसे मान लीजिए आपने जब पहले इथेनॉल लिया था, तो उसके लिए जब आपने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो सिर्फ सिंगल पीक आई किसी एक वैल्यू पे। तो इस पीक को आपने माना कि ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। जब आपने किसमें इस सॉल्यूशंस में आपने कई सारे कंपाउंड को मिक्स कर दिया, और फिर आपने जब इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल आपको क्या दिखाई दिए, इम्प्योरिटीज दिखाई दिए। तो इन इम्प्योरिटीज को भी आप बता सकते हैं कि अच्छा ये सॉल्यूशन आपका पूरा प्योर फॉर्म है या नहीं है। इसका प्रिंसिपल या इसके जो पीक्स आते हैं सिमिलरली ऐसे ही आते हैं जैसे एसपीएलसी में आता है। एसपीएलसी का पीक अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको दिखाई देता है वहाँ पे कि फॉर एक कंपाउंड्स के लिए, जैसे वहाँ पे दो एक्सिस आपके होते हैं, एक तो आपकी होती है रिटेंशन वैल्यू, मीन्स आर एफ वैल्यू होती है, और एक आपकी होती है इंटेंसिटी होती है। सभी मॉलिक्यूल्स के लिए जो आर की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, तो एक पर्टिकुलर काइंड के लिए आर की वैल्यू आपकी यहाँ पे फिक्स आएगी। ऐसे ही आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स के इम्प्योरिटीज़ के जो पाए जा रहे हैं उनके लिए पीक्स क्या होती हैं, अलग अलग आती हैं। सो यहाँ पे मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूँ, और आप लोग इसको जो अपना नोट्स बनाइएगा तो अच्छे से समझिएगा कि ये भगवान चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन हम लोग भगवान मतलब नेचर के खिलाफ भी जा रहे हैं। कोई नहीं, जल्दी से ही मौसम फिर से नॉर्मल हो जाएगा, और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी हम लोग फिलहाल फोकस करते हैं इस पे, जब तक बैटरी मेरे लैपटॉप की बची हुई है तब तक कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, ताकि ये रहे कि आज का डे भी आपका ख़राब नहीं गया। ओके, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि केमिकल स्ट्रक्चर्स और आइडेंटिटी के बारे में आप बता सकते हैं, और फेज एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बता सकते हैं। कोई उसमें आपका स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू एनी स्ट्रेस, इंटरनली हो सकते हैं या कोई स्ट्रेन आ रही हो उसकी वजह से भी, और कंटामिनेशन एंड इम्प्योरिटी को भी ये बता सकता है। नेक्स्ट जो सबसे पॉइंट है वो क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिस्टिंक्ट केमिकल फिंगरप्रिंटिंग फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको ये जो वर्ड यूज किया गया केमिकल फिंगरप्रिंट, इसके नाम से भी एग्जाम में सवाल बने हैं, बनते हैं कि कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप किसी मॉलिक्यूल्स का केमिकल फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो केमिकल फिंगरप्रिंटिंग का नाम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स के लिए इसकी जो स्पेक्ट्रा होती है वो अलग अलग होती है, और सभी मॉलिक्यूल्स का आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ाए गए हैं या भाई आगे पढ़ाए जाएंगे, उन सब की अपनी अपनी क्या है, लिमिटेशंस हैं कि उनसे आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक काइंड, स्पेसिफिक नेचर वाले मॉलिक्यूल्स का कर सकते हैं, जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सभी काइंड के मॉलिक्यूल्स का किया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें आपको यहाँ पे MEOH लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मीथेनॉल, मतलब CH3OH, और यहाँ पे लिखा हुआ ETOH, इसका मतलब होता है इथेनॉल, मीन्स C2H5OH, राइट। तो ये आपका इथेनॉल है, ये आपका मिथेनॉल है। तो दोनों कंपाउंड का जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कराया गया है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपकी वेवलेंथ है, जो मतलब वेवलेंथ यहाँ पे दे रखा है वेव नंबर। तो इनके पीक्स यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जो आपके ये ऑरेंज वाले हैं ये बताते हैं मिथेनॉल को, और जो आपके ब्लू वाले हैं ये बता किसको रहा है, इथेनॉल को। तो इनके ये पीक्स आप देख सकते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए इस तरीके से अलग अलग क्या होती है, पीक्स आती हैं, और इनके बेसिस पे हम बता पाते हैं। क्या किसी को इस बात से सवाल पैदा हो रहा है कि सर हम यहाँ पे सॉल्यूशंस का ये नाम कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये आपका इथेनॉल है या ये मिथेनॉल है, हम इसको मिथेनॉल अगर बोल दें तो कैसे हमारा सही होगा, इथेनॉल इसको हम बोल दें तो हमारा कैसे सही होगा? क्या ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के कि कैसे हम ग्राफ को, यहाँ ग्राफ पे तो कुछ लिखा नहीं है, ये तो सिर्फ पीक दे रहा है, तो इस पीक को हम फिर कैसे बताते हैं कि हाँ ये मिथेनॉल है या इथेनॉल है? और कोई बताना चाहता है? वेरी गुड।
तो जिस किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी टाइप की टेक्निक में, चाहे वो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, चाहे वो आपकी एसपीएलसी हो, चाहे वो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, जिस किसी मॉलिक्यूल्स का आप एनालिसिस करना चाहते हैं ना, पहले आप उसका क्या करते हैं, स्टैंडर्ड चलाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड बनाते हैं, राइट। और ये होता क्या है, नॉन कंपाउंड के सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको मिथेनॉल का करना है, CH3OH का करना है, तो पहले हम CH3OH के कंपाउंड का प्योर सॉल्यूशन का ग्रेडियंट बनाते हैं, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, इसके कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, ग्रेडियंट बनाते हैं। और इन कॉन्सेंट्रेशन की स्पेक्ट्रा लेते हैं पहले हम रमन स्पेक्ट्रा में, तो जो आपकी पीक्स आती हैं उन पीक्स का ये वैल्यू होती है, ये वाली, उन वैल्यू को क्या करते हैं, नोट करते हैं, और फिर इसके बाद जो आपका सैंपल होता है उसको आप रन कराते हैं, और उन पीक्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड वाले से। अगर आपकी स्टैंडर्ड की जो पीक है, उस पीक की जो फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ है, आपके सैंपल से अगर आपकी जो पीक आई अगर वो मैच करती है, तो आप उसके उस ग्राफ के बेसिस पे या उस पीक की वैल्यू के बेसिस पे ये श्योर होते हैं और ये बताते हैं कि हमारे इस सैंपल में ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, आपका प्रेजेंट है। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ जी। अरे कुछ तो बोलिए भाई। मुझे तो पहली बात आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी कि बोल क्या रही हैं। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बताओ। पर्टिकुलर ग्रुप नहीं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, ग्रुप का एनालिसिस या फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी दूसरा कोई करता है। यहाँ पे आप किसी एक मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसकी आप एनालिसिस करते हैं। उसके लिए आपको ये करना होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस होती है वो अलग अलग होती है। ओके, तो उन फ्रीक्वेंसी, हाँ, तो भैया मेरे स्टैंडर्ड चलाना। हाँ, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। भगवान पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है प्रियंका, अभी अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है और बैटरी के भी लिमिटेशंस हैं, तो पहले हम लोग क्लास को फिनिश कर लेते हैं। अभी जो कंडीशन, हाँ ठीक होगी, फिर आप क्वेश्चंस को पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है और फिर ये बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्लासेस चल नहीं पाएंगी। ओके, तो होपफुली आप लोगों को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में प्रॉब्लम जो थी, जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा, और उसका क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और उसका जो प्रिंसिपल है नॉर्मली वो क्या है आपने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे NMR की तरफ, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लास में आता है, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, 3 वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पहला है आपका न्यूक्लियर, दूसरा है आपका मैग्नेटिक, और तीसरा है आपका रेजोनेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस से। तो रेजोनेंस का मीन क्या होता है? इसका मीन होता है कि नॉर्मली जब अगर आप किसी केमिकल कंपाउंड की बात अगर करते हैं तो रेजोनेंस वहाँ पे आप दिखाते हैं कि जो भी आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, और जिसकी वजह से आपके एक ही कंपाउंड का कई सारा क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है, जिसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर ये बेंजीन है तो इस बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर ऐसे भी देखने को मिल सकता है, या आपको इस बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी देखने को मिल सकता है, लाइक दैट। इनका जो पाई बॉन्ड का पोजीशन है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और इन दोनों को मिला करके आप एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं, लाइक दैट कि यहाँ पे जो आपका पाई बॉन्ड है उसको सर्कल में भी बना करके दिखाते हैं। देखा स्ट्रक्चर ऐसा आप लोगों ने? सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बेसिकली आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये आपका होता है, मतलब रेजोनेटिंग हाइब्रिड ये स्ट्रक्चर्स, और इस पूरे फिनोमेना को आप रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। मतलब जब किसी कंपाउंड में अगर आपका जो पाई बॉन्ड होता है अगर वो डीलोकलाइज हो रहा हो, उसकी पोजीशन जो हो रही है वो चेंज हो रही हो, जिसकी वजह से आपका पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज हो, और एक ही मॉलिक्यूल्स में अलग अलग जगह पे आपके क्या हो पाए जा रहे हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, तो उसको आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं।
यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक जो रेजोनेंस है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले हमें थोड़ा-सा बेसिक किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी एटम्स की जो कंडीशंस होती है उसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया हमको होना चाहिए। जैसे कि किसी भी एटम्स का जो चार्ज है वो क्या होता है, क्या वो कोई चार्ज पार्टिकल होता है या वो न्यूट्रल होता है? किसी भी एटम्स पे चार्ज कब डेवलप हो सकता है? क्या कोई एक एटम्स एज़ अ मैग्नेट काम कर सकता है? क्या एटम्स के पास अपनी खुद की स्पिन होती है? ये सारे थोड़े-थोड़े जो कॉन्सेप्ट हैं आपको पता होने चाहिए। ओके। नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी एटम्स का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि एक किसी एटम में क्या होता है, आपका सेंट्रल पार्ट होता है जिसपे क्या, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और उस न्यूक्लियस के साइड में आपके स्पेस खाली होते हैं जहाँ पे ऐसे सर्कुलर क्या होते हैं, पाथ होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ इस न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका बाहर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो चूंकि आपका जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज कैसा होता है, आपका पॉजिटिव। जो न्यूट्रॉन उस पर चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रल। और जो इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो चूंकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है और आपका न्यूक्लियस प्रोटॉन पे ही पाया जाता है, दैट वे आप कह सकते हैं कि जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ की बाहर तरफ मूव कर रहे होते हैं। हमें ये भी पता है कि किसी भी एटम्स में जो आपकी जेड की संख्या होती है, मीन्स जो आपके प्रोटॉन जो होते हैं, जेड को आप पी भी बोलते हैं। प्रोटॉन के जो नंबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट इज़ वाई हम ये बोल सकते हैं कि आपका जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज और इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, दैट इज़ वाई ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करने के बाद इसको न्यूट्रल बना देते हैं। तो किसी भी नॉर्मल जो आपके एटम्स होते हैं, लाइक अगर आप मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूँ, नाइट्रोजन लिख दूँ, ऑक्सीजन लिख दूँ, तो इन सब पे कोई चार्ज नहीं है। ये सब क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, मीन्स न्यूट्रल एटम है। तो नॉर्मली आपके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, राइट। यहाँ पर आपका आता है न्यूक्लियर स्पिन और इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन का मतलब ये हुआ कि आपके ये जो प्रोटॉन होते हैं, इन प्रोटॉन के पास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट इज़ वाई ये आपके एज अ चार्ज पार्टिकल के तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। और चूंकि इन पे स्पिन होती रहती है, मतलब ये मूव करते रहते हैं, तो आपको पता है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल की अगर आप मूवमेंट कराते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट हो जाती है। सो दैट इज़ वाई कोई भी एटम जो होता है उसका जो प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस एज अ टीनी मैग्नेट के तरीके से क्या करता है, काम करता है। मतलब उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत आ जाती है उनके न्यूक्लियर की स्पिन की वजह से, राइट। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, और ऑर्बिटल्स आपके एटम्स में किस तरीके से हो सकते हैं, एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है। एस के लिए यहाँ पे ऑर्बिटल जो होते हैं एक होते हैं, पी के लिए आपका क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है, डी के लिए आपके क्या होते हैं, 5 होते हैं, और एफ के लिए क्या होता है, यहाँ पे 7 होता है, राइट। इस तरीके से आपके ये ऑर्बिटल का क्या है, कॉन्सेप्ट होता है। और आपको इसके लिए एक रूल पढ़ाया गया, प्रिंसिपल पढ़ाया गया है कि जब किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है तो वहाँ पे एक आपको रूल को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये आपको क्या बताता है, यही बताता है कि आपके जो एक ऑर्बिटल जो होते हैं उससे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आपका जो डायरेक्शंस होता है वो इस तरीके से नहीं हो सकता है कि दोनों ऐसे होंगे, या आपका ऐसे भी आपका नहीं हो सकता कि दोनों इस तरीके से होंगे। वो जब कभी भी उनकी ओरिएंटेशन रखी जाती है तो हमेशा क्या रखा जाता है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। जब कभी भी आप किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन अगर आपका मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे वाले का क्या होगा, आपका यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इनको हमेशा आप हाफ हेडेड एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए आप ऐसे डबल हेडेड एरो का यूज नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। तो हमेशा आप इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके पास भी अपना क्या होता है, स्पिन होता है। और एक स्पिन का डायरेक्शन मान लीजिए आपका ऐसे इस डायरेक्शन में है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन क्या आपका इस डायरेक्शन में है। तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपके सेम क्वांटिटी के चार्ज कंटेन करते हैं तो इनके द्वारा जनरेट किए जाने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी क्या होता है, आपका सेम होता है। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड और अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, अप्लाई कर रही होगी, तो उस पूरे इलेक्ट्रॉन का जो मतलब स्पिन जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब कभी भी आपका किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में होते हैं तो उस पेयर के फॉर्म की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। कोई भी
एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो किसी फ्रैक्शन में आ सकती है, मीन्स इंटीजर में हो सकता है, और हमेशा उनकी वैल्यू जो लिखी जाती है 1/2 के फॉर्म में लिखा जाता है, आइदर प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए -12 होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका क्या होता है, +12 होता है। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ करके आप लोग आए हुए हैं। जब आप किसी एस के लिए वैल्यूज निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर की जब वैल्यू निकालते हैं किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो आप वहाँ पे प्लस हाफ और -12 दिखाते हैं। तो इस डायग्राम से आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी एटम्स में जो आपका स्पिन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो, और नंबर कब आएगा, जीरो के लिए कंडीशन ये है कि जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पेयर के फॉर्म में हो, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, जीरो आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इन दोनों पे ही सेम क्वांटिटी आपकी पाई जाती है। दैट इज वाई इनका जो स्पिन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, और रिजल्टेंट जो वैल्यू आती है जीरो आती है। लेकिन क्या होगा जब आपके सपोज जैसे मान लीजिए इस पी में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पे आप 2 भर सकते हैं, यहाँ पे आप 10 भर सकते हैं, यहाँ पे आप 14 भर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे गए हैं, सिंगल सिंगल। आपके पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन था, तो चूंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल ऑर्बिटल, और पाउली ने आपको ये भी बताया था कि इस तरीके से भरे जाएंगे, और पहले 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 क्या होगा, सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, उनकी पेयरिंग कराई जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके 3 हैं और उनकी पेयरिंग इस तरीके से की गई है सिंगल सिंगल फॉर्म में, तो चूंकि यहाँ पे कोई इनके अपोजिट डायरेक्शन से मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या होगी, आएगी। मतलब जीरो के अलावा कोई वैल्यू आएगी। हो सकता है कि आपका 1/2 आए, हो सकता है आपका 2/3 आए, हो सकता है आपका 2/5 आए, इस तरीके से वैल्यू आपकी आ सकती है। जब भी होगा वो 1/2 के क्या होगा, मल्टीपल में ही होगा, और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकती है। ये इंटीजर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को जनरेट होने के लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड नंबर में होनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दूसरा, किसी न्यूक्लियर का स्पिन होने के लिए जरूरी क्या है कि वहां पे जो आपके प्रोटॉन्स हैं, या जो उनका टोटल नंबर ऑफ मास है, मींस आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी भी संख्या क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तब जाकर के वहां पे क्या आएगा, पार्टिकल पे चार्ज आएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि क्या सारे एटम्स के पास चार्ज होता है, क्या वो सारे एटम्स एज अ मैग्नेट के तरीके से पहले भगवान को बोलने दिया जाए। वही बोले पड़े हुए हैं, तो मैं क्या ही बोलूं। ओके। सो इस दोनों कॉन्सेप्ट से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी एटम्स होते हैं उन सारे एटम्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशंस है वो पेयर फॉर्म में भी हो सकती है। जब आपके किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग होगी, मीन्स पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो वो उनके पास कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, और अगर चार्ज डेवलप नहीं होगा तो एज अ मैग्नेट वो काम नहीं कर सकते हैं। सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ ऐसे एटम्स के मॉलिक्यूल्स का या ऐसे एटम्स का हम स्टडी कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं जिनके पास क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में होने चाहिए, मतलब पेयर फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो किसी भी एटम्स में अनपेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स तब होगा जब उस एटम्स का, यहाँ पे आपके एटम्स का सिंबल देख लीजिए, मान लीजिए एक्स कोई एटम है, तो यहाँ पे आपका जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और ए की वैल्यू क्या होती है, जेड प्लस एन, जहाँ पे जेड क्या होता है, आपका प्रोटॉन की संख्या होती है। तो एटॉमिक नंबर को आप क्या बताते हैं, दैट इज द प्रोटॉनों की संख्या, मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक मास बताते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट। और आपको पता है कि पी की वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो जैसे सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे कार्बन 6 एंड 12 लिखूँ, तो आप इसको क्या बता सकते हैं कि इस कार्बन में आपका 6 क्या है, प्रोटॉन है, 6 ही आपके क्या इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपको यहाँ से इस नंबर से न्यूट्रॉन निकालना हो तो A=Z+N का फॉर्मूला होता है। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो N क्या हो जाता है, A-Z। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 12, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपकी 6। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 6 है,
प्रोटॉन की संख्या भी क्या है आपकी 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है आपकी 6 है। तो 6 आपका ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तो नंबर क्या है आपका इवन है। तो क्या इस मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्ज डेवलप होगा? क्या ये मॉलिक्यूल एज अ मैग्नेट काम कर पाएगा? नहीं। तो अगर ये एज अ मैग्नेट काम नहीं कर सकता है तो क्या ये मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं? वेरी गुड। सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से एनएमआर टेक्निक से सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे एटम्स की एनालिसिस कर सकते हैं जिनके पास क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, मीन्स उनके पास एज अ मैग्नेट का काम करने की एबिलिटी हो। और ये प्रॉपर्टी कब आएगी? जब उसके पास या तो क्या हो, ऑड नंबर ऑफ क्या हो आपके प्रोटॉन हो, मीन्स एटॉमिक नंबर हो, और या फिर आपके ऑड नंबर क्या हो, एटॉमिक मास हो, मीन्स एक नंबर हो एटॉमिक मास, या दोनों ही हो। ऑड नंबर में आपके ऑड नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर भी हो, और ऑड नंबर में क्या होगा, प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक मास भी हो और प्रोटॉन भी हो। ये वाले कंडीशंस अगर आपको कहीं पे दिखाई देंगे तो वो आपका मटेरियल क्या करेगा, एज अ काम करेगा टीनी मैग्नेट का। और जब उस मैग्नेटिक वाले एटम्स को आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करेंगे एनएमआर के, तब वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, दे पाएगा। तो आपको जो चीज कैच करनी है, जो चीज पकड़ना है, वो क्या है कि किसी भी एटम्स को देख करके आप कैसे बताएंगे कि वो वाला एटम आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर का दे सकता है या नहीं दे सकता है। सीएसआईआर के 2017 में पार्ट बी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स कैन नॉट बी स्टडीड अंडर द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको वहां पे यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि किस बेसिस पे आप इसको करते हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आया कि जो आपका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जेड लिखूंगा। ये जेड की वैल्यू शुड नॉट बी इवन। कैसा होना चाहिए? तब जेड की वैल्यू शुड बी ऑड, ऑड नंबर में होना चाहिए। दूसरा, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे ए लिखते हैं। तो ए की वैल्यू शुड नॉट बी इवन। कैसा होना चाहिए? शुड बी ऑड। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट आया कि z की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। a की वैल्यू जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। या a एंड z दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। इवन वाले नंबर को आप छोड़ दीजिए। किसी भी एटम्स को देख करके उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बेसिस पे आप ये तुरंत बता सकते हैं कि हाँ ये वाला मॉलिक्यूल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा या नहीं देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सब लोगों को समझ में आ गया है? सब लोगों को? तो क्या आप लोग रेडी हैं कि मैं कुछ यहाँ पे आपको एटम्स का नाम लिखूं और आप उसमें से बताएंगे कि हाँ ये वाला एटम्स आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा या नहीं देगा? रेडी है? चलिए, तो इसको मैं रफ कर दूं। अभी भी पूछ रहा हूं, अगर किसी को कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट में, सिंगल कॉन्सेप्ट में भी अगर डाउट है तो वो अपना पूछ ले, क्योंकि एक चीज भी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आपकी बाकी चीजों को स्पॉइल कर सकती है। सो बी केयरफुल। अगर आपको डाउट है किसी चीज को समझने के लिए, जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया पेयर और अनपेयर वाले का, इसका क्या मतलब था, जो आपको मैंने यहाँ पे समझाया इसका क्या मतलब था, जो मैं आपको यहाँ पे ये वैल्यूज देख के बता रहा था इनका क्या मतलब था, ये सारी चीज आपको अच्छे तरीके से। क्या वैल्यूज? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर से आती है। स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस हाफ, माइनस प्लस और माइनस हाफ में ही रिप्रेजेंट की जाती है। ये उनका, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। आपने अगर क्वांटम नंबर पढ़ रखा है तो आपको वहाँ पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इजीमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। सो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है फॉर एनी इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा आपका कैसा होता है, हाफ में ही इंटीजर रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं ना, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो एक के लिए वैल्यू जो होती है आपकी हाफ होती है, इसके लिए वैल्यू आपकी हाफ होती है। इनका डायरेक्शन चूंकि अलग होता है, दैट इज भाई आप एक को माइनस करते हैं और एक को क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। ठीक है? अरे भाई पी में, पी आपका क्या है, सबसेल है। और एक सबसेल में आपके तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। और यहाँ पे तीन बॉक्स होता है, ऐसा नहीं कि पूरा एक होता है। तो यहाँ पे आप दो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, यहाँ पे आप दो भरेंगे, यहाँ पे आप दो भरेंगे, तो आपकी स्पिन जो आएगी किसी एक ऑर्बिटल से आएगी ना।
हाँ, तो डी वाले में क्या होगा, डी, ये एस पी डी क्या है, ये सब सेल है। लेट मी राइट हियर, एक मिनट, एक मिनट, क्या हो गया, मैं आपको यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। 2 मिनट का टाइम दीजिए, बस तुरंत समझा देते हैं आपको। ध्यान दीजिए, आपके एटम्स में क्या होता है, के होते हैं, एल होते हैं, एम होते हैं, एन होते हैं, इनको आप बोलते हैं सेल, जिसको आप एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है आपका सब सेल, और सब सेल्स में आपका क्या आता है, एस, पी, डी और एफ। इसके बाद आपका आता है ऑर्बिटल। तो एस वाले सब सेल्स में एक ऑर्बिटल, पी वाले सब सेल्स में आपके 3 ऑर्बिटल। सारा इरेज कर देते हैं तब समझाते हैं। ध्यान से देखिए, किसी भी सेल्स में आप मतलब एटम्स में क्या क्या होगा, के होगा, एल होगा, एम होगा, ये सब आपके क्या हैं, सेल हैं, मतलब एनर्जी लेवल है। और इनको, इन्हीं को बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल है। और इसके बाद आपका आता है सब सेल, और सब सेल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपकी, एस हो सकती है, पी हो सकती है, डी हो सकती है, एफ हो सकती है। इसके बाद आपका आता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का जो वैल्यूज़ है वो एस के लिए क्या है आपका सिंगल ऑर्बिटल, पी के लिए क्या है आपका यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, डी के लिए आपका क्या है 5 ऑर्बिटल, एफ के लिए क्या है आपका 7 ऑर्बिटल। किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और उनका जो ओरिएंटेशन होगा एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होगा। तो पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दैट इज भाई आप कॉन्फ़िगरेशन जब आबा प्रिंसिपल करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 लिखते हैं ना, क्या कभी 2p7, 2p8 लिखा। और इसके बाद जब आप 3D में जाते हैं तो वहाँ पे 3D10 लिखते हैं, तो ये 10 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके, सब सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिटल हैं। तो पी में आपके 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया, 6। इसलिए आप क्या ले सकते हैं, 2p6 ले सकते हैं। कभी भी पी में आप 6 के बजाय 7 या 8 नहीं लिखते हुए पाएंगे। और इसमें कभी भी आपको 10 के अलावा कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, मतलब इनसे कम मिल सकती है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होगा, राइट। तो ये नंबर कहाँ से आपका आया, ये आपको बताता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये। और ये आपको बताता है क्या, सब सेल। और ये आपको बताता है क्या, ऑर्बिटल मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देखी जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका ओरिएंटेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका चार्ज है वो कितना है आपका, 1/2। इसके लिए भी क्या आपका 1/2, चूंकि इनका ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शंस में होता है, दैट इज वाई एक को आप नेगेटिव में और एक को पॉजिटिव में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यू जब मिलेगी तो क्या करेगी, कैंसिल करके जीरो बना देगी। तो जितने भी ऑर्बिटल्स आपके पेयर के फॉर्म में होंगे, उन सभी ऑर्बिटल्स में जो चार्जेस आएंगे वो क्या आएंगे, जीरो आएंगे। उनके पास कोई एज अ मैग्नेटिक काम करने का बिहेवियर नहीं होगा। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स को आप डायामैग्नेटिक के नाम से जानते हैं। नाम सुना है, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक पढ़ा है प्रॉपर्टी। वेरी गुड। डायमैग्नेटिक मतलब होता है जब किसी भी एटम्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों, पेयर के फॉर्म में हों, तो उनके पास कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनको आप एज अ मैग्नेट काम नहीं कर सकते, उन पर कोई चार्ज नहीं आता है। जबकि पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जब उस एटम्स में एटलीस्ट एक भी इलेक्ट्रॉन अगर आपका अनपेयर फॉर्म में होगा तो उसके पास एज अ मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, उसे वो आप उसको आप क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो आपका जो सवाल था कि सर पी वाले में तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर इनकी वैल्यू हाफ क्यों होती है, तो ये जो हाफ वैल्यू है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, राइट। और किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा आपका प्लस हाफ होगा, और इसके लिए क्या होगा आपका माइनस हाफ होगा। और अगर दोनों की वैल्यू, दोनों अगर पेयर की फॉर्म, मतलब ये ऑर्बिटल में पेयर की फॉर्म में है, तो ये मिलाकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके। कोई भी आप एक से लिख सकते हैं। वैसे रूल ये होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन वाले के लिए प्लस वैल्यू लिखते हैं, डाउन वाले के लिए आप माइनस लिखते हैं। आपको उस पे नहीं जाना है, आपका काम सिर्फ ये है कि आपको ये देख करके बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा कि नहीं। आपको वहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री का सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है।
चूँकि मुझे आपको समझाना होता है, दैट इज़ व्हाई मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक, मैं आपको पढ़ाने के लिए डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकता था। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम एटम्स का स्टडी करते हैं, जो उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और आप उसको समझ भी जाते हैं। लेकिन थोड़ा-सा पीछे समझाते हैं, ताकि आपको उसके पीछे की जो रीज़न है ना, वो पता रहे, और अगर आपको रीज़न पता रहता है, तो फिर आपको उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप आसानी से उसको समझ पाते हैं। ओके? और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप समझ लीजिए कि जब तक आप उसका एप्लीकेशंस नहीं समझेंगे ना, उनके प्रिंसिपल को नहीं समझेंगे ना, फिर तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे अभी आपके पास ये क्लियर है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन देगा, उसके लिए आपको क्या देखना है, डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन देगा, उसके लिए क्या देखना है, ये भी आपको पता है। सीडीओआरडी कौन सा मॉलिक्यूल देगा, ये भी आपको पता है। तो अगर आपको यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सा क्या क्या दे सकता है, तो आप अभी आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से एटम्स जो कि एनएमआर को दे सकते हैं। रेडी हैं आप लोग? अरे भाई, हैं कि चले गए? ओके, सब लोग जुड़े तो हैं, अभी 11 लोग जुड़े हुए हैं। ओके, तो आइसोटोप्स का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आइसोटोप्स जो होता है, उसमें कौन सा पार्टिकल डिफरेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दो कोई अगर आपके आइसोटोप्स, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का एक आइसोटोप्स होता है 12, और एक होता है आपका 13, राइट, 6 एंड 6। तो किसी भी आइसोटोप्स में कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल का वेरिएशंस होता है, जिसकी वजह से आइसोटोप्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, प्रोटॉन की वजह से बनता है, या न्यूट्रॉन की वजह से बनता है। पहले तो आप यही बताइए जल्दी। वेरी गुड, प्रोटॉन की वजह से बनेगा। प्रियंका ने कहा इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा। और क्या बन सकता है भैया? बताइए, जल्दी बताइए, ताकि मैं आगे बढ़ूं इधर। मेरा सवाल ये है कि दो आइसोटोपिक एलिमेंट आपस में किस फंडामेंटल पार्टिकल में डिफर होते हैं। अगर यही पार्ट बी में क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या लगाएंगे? अरे भाई, कोई है नहीं क्या इधर? वंदना है, सिद्धार्थ है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है? चलिए, टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बैटरी का शॉर्टेज है। सो आप जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, वो सबके सब आपस में डिफरेंस किस पे होते हैं? न्यूट्रॉन के बेसिस पे। वेरी गुड। यहाँ पे आपको प्रूफ करने का भी तरीका देख लीजिए। आप यहाँ पे कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे आपका क्या है, 13 है। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर किसको बताता है? पी को बताता है। और पी की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर है। एटॉमिक नंबर अगर किसी एलिमेंट का सेम है, दैट मीन्स प्रोटॉन आपका सेम है, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर आपका सेम हो गया, बचा क्या आपका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मीन्स ए इक्वल टू क्या होता है, जेड प्लस एन। तो अगर आप यहाँ पे एन निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? ए के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू आपके आ जाएगा 6। जबकि अगर आप इसके लिए निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। तो इसके लिए 7 न्यूट्रॉन्स आएंगे, इसमें क्या? ले, बड़ी समस्या है। दिख नहीं रहा। क्या भाई? ऐसे? अच्छा, ओके ओके ओके। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि जो दो आइसोटोप्स होते हैं, वो आपस में डिफर किससे होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेसिस पे। आइसोटोपिक एलिमेंट जो होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, उनमें डिफरेंस क्या होगा आपका? न्यूट्रॉन होगा। ओके, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि हम ये जो आपको एलिमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिखे गए हैं। सवाल मेरा ये है कि आपसे कि हाइड्रोजन का कौन सा एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस देगा, मीन्स एनएमआर देगा। जी। इतना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, मेरे पढ़ाने के बाद। अगर मेरे पढ़ाने के बाद अच्छा, तो एक देगा और 3 देगा। प्रियंका का कहना है सारे देंगे ना, सॉरी, वंदना।
अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड। तो भाई, तो इस पे इतना धीरे डिले क्यों लग रहा है? इसको आपको तुरंत देख के बताना चाहिए सर कि सारे के सारे मौलिक, सारे के सारे आइटम्स एनएमआर देंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? या तो ये आपका ऑड होना चाहिए, या तो ये आपका ऑड होना चाहिए, और या तो ये दोनों ही ऑड होने चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन से कोई भी कंडीशन दिखाए तो आप उसको तुरंत टिक लगा दीजिए कि यस देगा ये। और बाकी जो लोग फर्स्ट और थर्ड बोल रहे थे उनके लिए ये कहाँ से कंफ्यूजन आ रहा था, 1 और 2 वाला? ड्यूटेरियन उसे बोलते हैं, हाँ जी। मारेंगे ना। एक ही पॉइंट कंसीडर किया, मैं इतनी देर से 3 पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, आधे घंटे से यही बोले जा रहा हूँ, और ये एक पॉइंट पकड़ के बैठी हैं। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी एटम्स का अगर एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो भी हो सकता है, एटॉमिक मास अगर ऑड होगा तो भी हो सकता है, या दोनों ही अगर ऑड होंगे तो भी आपका हो सकता है। अभी आप गलती होगा ना तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। और पनिशमेंट यही होगी कि एक दिन क्लास से बाहर किए जाओगे। क्लास में सही से अटेंड होकर कहीं कर अटेंड करते हो? अब जो सवाल गलत अगर बताएगा ना उसको एक दिन क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, सिंपल सा। तो कृपया थोड़ा सावधान। तो सबकी एंट्री नहीं होगी फिर। क्लास सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड करूंगा और अपलोड कर दूंगा। जब मेरे इतना इनपुट देने के बाद भी अगर आपका आंसर सही ना हो तो फिर क्या फायदा लाइव क्लास लेने का? फिर तो मैं रिकॉर्ड करूँ, अपलोड करूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कार्बन है 6 and 13, कार्बन है 6 and 12, कार्बन है 6 and 14, नाइट्रोजन है 7 and 14, नाइट्रोजन है 7 and 15, इसके बाद ऑक्सीजन है 8 and 16, ऑक्सीजन है 8 and 17। Among all these atoms, which on one of the following atoms will not give NMR spectroscopy? या पहले कौन कौन देगा ये बता दीजिए। अब की बार जल्दबाजी नहीं करने की। अच्छा पहले एक लोग का सुनते हैं। पूजा पहले आप बताइए फर्स्ट वाले में कौन कौन देगा? ओके, ये दोनों नहीं देंगे, राइट। चलिए वेरी गुड। और इसमें बताइए। वेरी गुड, इसमें बताइए। चलिए पूजा को कल की क्लास में एंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट, सबका यही है। फिर तो कल की क्लास सब लोग करेंगे। चलिए तो अभी आपको न्यूक्लियर बाइनरी रेजोनेंस में जो चीज़ समझना था वो आपने समझ लिया, और आपका यहीं से सवाल बन जाता है एग्जाम्स को लेकर के। आपसे ऐसे ही एटम्स दे दिए जाते हैं और आपको उन एटम्स में पूछा जाएगा कि कौन सा एटम का न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को दे सकता है। तो क्या अब इस चीज़ को समझने में और इसके पीछे का जो लॉजिक है, क्या इसको अंडरस्टैंड करने में किसी को प्रॉब्लम है? अवनीत बोल रही हैं? मार खाएंगे अब आप मेरे हाथ से। मैं यहाँ पे कब से लिख रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर भी आपका ऑड हो सकता है, एटॉमिक मास भी आपका ऑड हो सकता है, या दोनों ही आपके ऑड हो सकते हैं। ये कितनी बार मैं बोलूँ आप लोगों को? ये सिंबल है बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये आपका जेड है एटॉमिक नंबर, और ए है आपका एटॉमिक मास। इसकी वैल्यू ऑड होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ऑड होनी चाहिए, और इन दोनों की वैल्यू भी ऑड हो सकती है। मतलब इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर आपका मैच करता है, या तो उस एटम का एटॉमिक नंबर आपका क्या हो, ऑड हो, या तो उसका एटॉमिक मास ऑड हो, या तो अगर दोनों होंगे और तो भी हुआ। ये तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर मैच करेगा तो वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे देगा। ये कितनी बार बोलूं मैं? अवनीत समझ में आया? तो अभी तक क्यों नहीं आया था? तो अभी तक मैं क्या हरियाणवी बोल रहा था? हाँ जी।
अवनी। अरे, आधा अधूरा ध्यान से आप लोग क्लास लीजिए और मुझे एक ही चीज को 5 बार समझवाइए। अच्छा तरीका है। एक लोग को एक एक पॉइंट पकड़ के बैठी थी, गलती की है और आपको सुनाई नहीं दिया। हाँ, सब लापरवाह हो गए हैं कोई। हाँ, पूछिए। अरे भाई, रिलेशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में है, न्यूट्रॉन में नहीं है। न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कोई रिलेशन नहीं है। किसी एटम्स में, अच्छा, कोई भी एटम्स विदाउट इलेक्ट्रॉन या विदाउट प्रोटॉन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन विदाउट न्यूट्रॉन के। हाँ। अरे भाई, रूल आपको बताता है प्रोटॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ना कि न्यूट्रॉन्स के लिए। न्यूट्रॉन्स के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि जितना प्रोटॉन होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन फ्री है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। उसका नंबर इन इसका नंबर इन दोनों से कोई रिलेट नहीं करता है। इसका नंबर अलग हो सकता है। विदाउट न्यूट्रॉन के भी एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन विदाउट इलेक्ट्रॉन्स के कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बताइए, विदाउट न्यूट्रॉन वाला एटम बताइए। एटॉमिक वेट जो होता है दोनों के सम का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ए इज ए इज इक्वल टू होता है जेड प्लस एन, जहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन, और एन क्या है आपका, न्यूट्रॉन। उन दोनों के सम को आप बोलते हैं एटॉमिक मास। मैंने सवाल। जी हाँ। बताइए प्रियंका कहाँ तक। हाँ। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं। न्यूट्रॉन के लिए, हाँ हाँ, न्यूट्रॉन के लिए कोई फीलिंग का रूल नहीं है, क्योंकि वो ऑर्बिटल में नहीं पाए जाते, वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। फीलिंग का जो फीलिंग का जो फीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, और ये जिस पे मूव करते हैं उन्हीं को बोलते हैं आप ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो सिर्फ जस्ट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, नॉट फॉर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, उनके लिए नहीं दिया गया। हाँ, तो क्या पता नहीं है आपको। बड़ी स्थिति। हे भगवान, किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो प्रोटॉन के बराबर होगी, ये रूल है। कहीं पे ये रूल नहीं है कि जितना आपका न्यूट्रॉन होगा उतने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये नंबर आपका वेरी करता है उनके मासेस पे, उनके जो नेचुरल अकरेंस मास है वो बताता है। मास, ये जो नंबर। हाँ। हम्म। मैंने आइस मैंने आइस नेचुरल अकरिंग भी होते हैं और बनाए भी जाते हैं। नेचुरल अकरिंग वाले देखिए, ये जो एटम्स का मास आपको दिया गया, ये मास निकाला गया जब ये देखा गया कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उनका मास मेजरमेंट किया गया और उसका टोटल मास मेजरमेंट किया गया, तो देखा गया कि दोनों के मास में डिफरेंसेस आया। टोटल प्रोटॉन का मास जब मेजरमेंट किया गया तो उसकी वैल्यू कम आई, जबकि उस एटम का मास की वैल्यू ज्यादा आ रही थी। तब जाकर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, पढ़ा नहीं आप लोगों ने। यही अप्रोच था कि जब पहले। अरे बाप रे। ओके। सो जब प्रोटॉन्स का टोटल, जो इसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए प्रोटॉन का जो एक एक चार्ज है, मान लीजिए 1 × 10⁻⁶ है फॉर एग्जांपल, राइट। इलेक्ट्रॉन मास चार्ज है इसका ये। तो जब किसी भी एटम में अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 6 अगर इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये इतना वेट आपका आना चाहिए। तो इस प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन में 6 एटम में इलेक्ट्रॉन है, 12 क्या है इसका मास है। तो जब इस कार्बन का टोटल जो प्रोटॉन थे मीन्स इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन का, उनका जब मास वेट किया गया और इस कार्बन का मास वेट किया गया, तो दोनों के मास में डिफरेंसेस आया।
तब जाकर के साइंटिस्ट के माइंड में ये क्यूरियोसिटी हुई, यहाँ पे कोई तीसरा पार्टिकल भी है जो कि न्यूट्रल नेचर का है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, मास डेवलप किया जा रहा है किसी एटम्स का। तब जाकर के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, बताया गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक तीसरा पार्टिकल है जिसका नेचर न्यूट्रल है, और वो न्यूक्लियस में कंडेंस है, और उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने की वजह से उस एटम्स के एटॉमिक मास में पार्टिसिपेट करता है। पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस आपको यही बताई जाती है कि उसमें आप आइसोटोप्स के एलिमेंट का पोजीशंस डिटरमाइन नहीं करते हैं कार्बन के लिए से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, एटम्स का किया गया, और आइसोटोप जो होते हैं उनके लिए सिंबल एक ही होता है। जैसे कार्बन का आपका चाहे यहाँ पे 6 और 12 लिखेंगे, या कार्बन का 6 और 13 लिखेंगे, ये दोनों के लिए सिंबल कार्बन ही है। ओके, तो पीरियोडिक टेबल का ये लिमिटेशन है कि जो भी आइसोटोप्स होते हैं उन आइसोटोप्स को आप पीरियोडिक टेबल के हेल्प से नहीं बता सकते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है, उनको जानना पड़ता है कि हाँ कार्बन के कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ओके। ओके, तो अभी आप लोगों ने ये देख लिया कि बेसिकली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है, और उसके पीछे मीन्स उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं। तो आपने फाइनली ये जाना कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एटम्स को स्टडी कर सकते हैं जिन एटम्स के पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के अंदर स्पिन है। उसको होने के लिए ज़रूरी है कि वो उस एटम्स का एटॉमिक नंबर या तो ऑड हो, या तो एटॉमिक मास ऑड हो, या तो फिर दोनों चीज़ें ऑड हो सकती हैं। ओके, इतना इतना तो सबका क्लियर है। चलिए, हाँ तो ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल रही हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्फेरिकल पार्टिकल दैट इज स्पिनिंग कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आपका एक स्फेरिकल पार्टिकल है, और उसका स्पिनिंग होती मीन्स वो मूव करता रहता है, इस तरीके से स्पिनिंग होती रहती है, जिसको आप न्यूक्लियर स्पिन के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पे दिया गया न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है उस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले दोनों ही पार्टिकल, मतलब P+N, ये वाली बात की जा रही है। डिटरमाइन वेदर और न्यूक्लियस विल एग्जिबिट मैग्नेटिज्म और नॉट, मतलब आपको बताया जा रहा है कि किसी भी एटम्स का जो प्रोटॉन होगा या उस न्यूक्लियस से पाए जाने वाले P+N जो होंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो एटम आपका एज अ मैग्नेटिक के रूप में काम करेगा या नहीं करेगा। तो P क्या बताएगा आपको, एटॉमिक नंबर बताएगा, तो एटॉमिक नंबर बताएगा मीन्स Z, और P और न्यूक्लियन क्या बताएगा, P+N मीन्स मास। तो मास मास अगर आपका ऑड होगा तो आपका मैग्नेटिज्म होगा, और मास अगर आपका ऑड नहीं होगा तो नहीं होगा। जेड भी अगर आपका ऑड होगा तो मैग्नेटिज्म होगा, और अगर इवन होगा तो नहीं होगा। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, मतलब वो एटम एज अ टीनी मैग्नेट के रूप में काम करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है उस एटम के प्रोटॉन पे और उस एटम के न्यूक्लियॉन्स पे, मीन्स P+N की वैल्यू पे। इन्वॉल्व और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या करता है, इन्वॉल्व इन चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब कभी भी किसी मैग्नेट के तरीके से काम करने वाले एटम्स को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, एक्सपोज कराते हैं, तो वहाँ पे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्प्लिट अप होती है दो फॉर्म में, एक आपकी लोअर एनर्जी और एक आपकी हायर एनर्जी। अभी आगे हम आपको फिगर दिखाएंगे जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपको जो पहला स्टेट ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट था, इसका मतलब ये हुआ कि NMR जो होता है वो इन्वॉल्व किस चीज़ में होता है, न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी में। जब किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में के प्रेजेंस में किसी मैग्नेटिक वाले एटम्स को क्या करते हैं, रखते हैं, तो वहाँ पे आपका न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी क्या होती है, स्प्लिटअप होती है। उसी स्प्लिटअप एनर्जी के ऊपर क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई दैट रिजल्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर स्पिन। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली डिपेंड किस पे है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, और किसी भी एटम्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कहाँ से आती है, उसके न्यूक्लियर स्पिन से आती है। NMR used to detect nuclei but only those nuclei that have magnetic property। NMR टेक्निक से आप सारे एटम्स का मीन सारे न्यूक्लियस की स्टडी आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे न्यूक्लियस का आप स्टडी कर सकते हैं जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है।
न्यूक्लियर स्पिन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन मल्टीपल ऑफ 1/2। तो न्यूक्लियर जो स्पिन की वैल्यू होती है वो हमेशा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई हो सकती है, और उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा आपका 1/2 के मल्टीपल में ही होगा। ओके। नेट स्पिन ऑफ न्यूक्लियस कैन बी डिटरमाइंड एज, किसी भी एटम्स का जो नेट आपका न्यूक्लियस का स्पिन है वो इस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे? इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इवन देन ओवरऑल स्पिन बिकम जीरो। अगर किसी भी एटम्स में टोटल आपका जो नंबर है प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स का, अगर उनका नंबर जो है वो इवन में है तो उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्पिन की जीरो हो जाएगी। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑड देन न्यूक्लियस हैज एन इंटीजर्स। अगर उनकी वैल्यू ऑड में होगी तो उनके पास इंटीजर्स की वैल्यू आती है 1 2 3 के फॉर्म में हो सकता है। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज ऑड देन the nucleus has half integer spin in the form of 1/2, 3/2, 5/2 इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि किसी भी न्यूक्लियस की स्पिन के लिए जो कंडीशंस है वो क्या है और किस तरीके से हो सकती हैं। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे 3 बताए गए जिसके बारे में आधे घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अब आपको हम दिखाते हैं वो डायग्राम, जिस डायग्राम की मैं बात कर रहा था कि न्यूक्लियस का जो एनर्जी का स्प्लिटअप है वो क्या होता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की जो स्पेक्ट्रा होती है वो हमेशा रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या करता है, यूज करता है। ये आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा सवाल बनता है कि कौन से टाइप के न्यूक्लियस को आप एनएमआर से स्टडी कर सकते हैं। एनएमआर कई टाइप के होते हैं। हाइड्रोजन को स्टडी करने वाले हाइड्रोजन एनएमआर बोलते हैं, नाइट्रोजन को स्टडी करने वाले को नाइट्रोजन एनएमआर बोलते हैं, कार्बन के स्टडी करने वाले को कार्बन एनएमआर के नाम से जाना जाता है। जिस किसी भी एटम्स की हम स्टडी करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि वो एक एटम जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये आपका एक्सेस दिखाता है एनर्जी लेवल को और ये आपका दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो जब किसी भी आप एटम्स पे जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनमें क्या उनकी जो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की जो स्पिन हो रही होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, एक्सीड करती है और स्पीड अप करती है। एक आपकी एनर्जी लेवल जो होती है वो नॉर्मल वाले से क्या होता है, आपका कम में होता है, मीन्स आपका लोअर एनर्जी दिखाता है, और ये लोअर एनर्जी उसके लिए दिखाएगा जिसकी वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में, मीन्स पॉजिटिव हाफ होती है। तो जो आपके ये आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे देख रहे थे इस तरीके से, तो मान लीजिए अगर इसके लिए आपका एक पॉजिटिव है, इसके लिए क्या आपका नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव साइन होता है उसके लिए वैल्यू क्या होती है एनर्जी की, लोअर होती है, जबकि जो नेगेटिव साइन वाले होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाइयर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाली जो एनर्जी होती है वो जो अप्लाइड किया जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है, अपोज करता है, और अपोज करने से एनर्जी क्या होती है, रेज होती है। जबकि आपका ये वाला जो साइन होता है, मीन्स ये वाली जो आपको स्टेट दिखाई दे रही है, ये अप्लाइड किए गए वाले मैग्नेटिक जो फील्ड होती है इन एनर्जी के अलाइंड में होती है, मीन्स उसी सेम डायरेक्शन में होती है, दैट इज वाई इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आपको वो डायग्राम दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए आपकी ये न्यूक्लियर के स्पिन का क्या है, डायरेक्शन है, राइट, और यहाँ पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ये उसका डायरेक्शन है। तो अगर ये आपका जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में होगा, मीन्स अलाइंड होंगे, तो उसके लिए आप वैल्यू क्या लिखते हैं, प्लस हाफ लिखते हैं, और इसको आप अल्फा के नाम से जानते हैं। और अगर आपका जो न्यूक्लियर की स्पिन है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है, अगर दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसको आप -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बीटा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज वाली जो कंडीशंस होगी उसमें एनर्जी आपका ज़्यादा होगा, जो आपके अलाइंड में होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जो डेल्टा ई की वैल्यू आती है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चेंजेज एनर्जी हो रही है, इस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना ज़्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उतना ज़्यादा डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, आती है। किसी भी एटम्स का जो डेल्टा ई की वैल्यू होती है वो यूनिक होती है, और इसी डेल्टा ई की वैल्यू में वैल्यू की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी से जब आपका ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वाली क्या करती है, मैच करती है, तो वो वाला आपके स्पेक्ट्रा क्या करता है, देता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। तो डेल्टा ई का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से, कि जब किसी भी एटम्स का जो जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब उसके पास ऑड नंबर वाले प्रोटॉन है या फिर आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, अगर उनको आप किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, एक्सपोज कराते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, स्प्लिट अप हो जाती है एक हायर एनर्जी लेवल में। ये जो माइनस वाला आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका हायर एनर्जी लेवल का है, और आपका जो ये है ये आपका दिखा रहा है लोअर एनर्जी लेवल का।
तो हाई एनर्जी लेवल कब होगा? जब वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा। और लोअर एनर्जी कब होगा? जब उसमें अलाइंड में हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा ई की वैल्यू आती है, ये डायरेक्टली आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये वाली एनर्जी भी क्या होगी? आपकी बढ़ जाती है। तो इस ये जो एनर्जी होती है, इसी एनर्जी का जो आपका डिफरेंशियल डेल्टा ई की जो वैल्यू होती है, ये जिस पोर्शंस को क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में जिसको मैच करेगा, वो वाला क्या करेगा? यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो जाता है, मीन्स वो वाली रेंज पे स्पेक्ट्रा आपकी आती है। तो एनएमआर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ से दिखाया गया कि क्या एनएमआर बताता है आपको। नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की बात की जाती है। केमिकल शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपके एनएमआर टेक्निक में आप जो चीज़ को यूज, अरे क्या हो गया, जस्ट मिनट। स्लाइड दिखाई दे रहा है अभी क्या आप लोगों को? ओके ओके ओके, एक मिनट। जी, आप बताइए। ओके, दिखाई दे रहा है? ओके ओके। तो जो आपका एनएमआर का जो ग्राफ आता है, उसके ग्राफ को समझने के लिए यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ किया गया है। किसी भी मॉलिक्यूल्स का आपका जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो पीक्स आते हैं, उनको समझने के लिए कि क्या किस तरीके से आता है, तो यहाँ पे पहले एक रेफरेंस वैल्यू होती है, जिसके लिए हम टीएमएस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म है ट्राई मेथाइल सिलेन। जो आपका मीथियन सिलेन होता है, मतलब सिलिकॉन के साथ में अगर 4 आपके हाइड्रोजन लगे होते हैं, इस तरीके से बॉन्ड बनाता है ये, इसको आप क्या बोलते हैं? सिलेन के नाम से जाना जाता है। इस सिलेन को के हाइड्रोजन को अगर जब यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है किससे? मिथाइल ग्रुप से, तो यहाँ पे आपका बन क्या जाता है? टेट्रा मेथाइल सिलेन। मीन्स यहाँ पे 4 आपके क्या होते हैं? मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं। तो इसको आप एज ए रेफरेंस के तरीके से क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एनएमआर के स्पेक्ट्रा में इस टीएमएस की जो वैल्यू आती है, वो किस पे आती है? 0 पर आती है। इसको हमेशा रेफरेंस ग्रुप में काउंट किया जाता है, राइट? आप जैसे अगर सपोज कि हाइड्रोजन का अगर आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे कंपाउंड है एक CH3 एंड CH2OH। तो ये आपको यहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली हमको देखने में ये क्या लगता है? एक जैसा हाइड्रोजन दिखाई देता है, राइट? लेकिन एनएमआर इसको अलग तरीके से ट्रीट करता है। एनएमआर बताता है कि तीनों जो हाइड्रोजन है वो अलग-अलग हैं। मतलब कि ये वाले कार्बन से जुड़े हुए जो आपके हाइड्रोजन हैं, इस वाले कार्बन से जुड़े हुए जो आपके हाइड्रोजन हैं, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं, इन तीनों का जो नेचर है वो कैसा है? अलग-अलग है। एक हाइड्रोजन आपका ये कहलाएगा, ये वाले दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, ये वाले तीनों आपके क्या होंगे? सेम होंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स के लिए 3 पीक क्या होती है? आती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो अगर आप हाइड्रोजन का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो आपको वो बताता है कि एक किसी मॉलिक्यूल्स में जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, वो कितने डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं या होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप यहाँ पे समझ लीजिए, फिर इसके बाद उस ग्राफ को हम समझाएँगे। कि जो आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का जो एनवायरनमेंट है, वो अलग-अलग है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है, वो कार्बन के कंपैरिजन में क्या है? अलग होता है। तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड का पोलैरिटी देखेंगे, तो इस बॉन्ड के जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इधर की तरफ होंगे, मीन्स जहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, सॉरी ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस वाले हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी होती है, हाइड्रोजन का जो नेचर होता है, वो अलग हो जाता है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो कार्बन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता है, दैट इज़ वाई आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसके कंपेरिजन में ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, वो अलग एनवायरनमेंट क्या करता है? फ़ील करता है। और या आप ये भी देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का जो इम्पैक्ट होता है, जैसे इस वाले बॉन्ड पे यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? अपनी तरफ ये शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे आपका क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले ऑक्सीजन का इस पे इम्पैक्ट क्या होगा? कम पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले के। तो इस पे आप और भी इस तरीके से डबल साइन से दिखा देते हैं कि हाँ, ये इसका कम इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस की होने की वजह से इन कार्बन के बॉन्ड की क्या हो रही है? पोलैरिटी हो जा रही है, जिसकी वजह से जिस उस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं, वो अलग-अलग बिहेवियर में क्या कर रहे हैं? पाए जा रहे हैं।
तो ये वाला जो हाइड्रोजन आपका होगा उसका एनवायरनमेंट अलग है, इस दोनों का हाइड्रोजन वाले का एनवायरनमेंट अलग है, इन वाले दोनों का क्या है आपका हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट अलग है। तो यहाँ पे एनएमआर अगर आप इस मॉलिक्यूल्स का कराते हैं तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के पीक आपको दिखाई देंगे। ये इन तीनों के लिए आपको 1 पीक आएगी, इन दोनों के लिए आपकी क्या होगी 1 पीक आएगी और इस एक के लिए क्या होगी आपकी 1 पीक आएगी। तो आप बता सकते हैं कि जो मिथेनॉल का मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 डिफरेंट टाइप के क्या है हाइड्रोजन पाए जा सकते हैं, राइट? अब इनकी पोजीशंस को कैसे आप देख करके बताएंगे कि हाँ ये किसके पास पाया जा रहा है या कौन से मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन का होगा, इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पे इस वाले ग्राफ को समझ लेते हैं, राइट? यहाँ पर आपको एक्सिस दी गई है, एक एक्सिस है आपके इंटेंसिटी का और एक एक्सिस है आपका यहाँ पे रेफरेंस का जो कि टीएमएस बता रहा है, और ये आपके क्या है जो ओडी के मतलब जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए किस पे आपका ये आएगा पीक। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जब आप इस ग्राफ में इस टीएमएस की वैल्यू से इस तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं, अगर कोई पीक अगर आपकी आती है, जैसे मान लीजिए एक पीक आपका अगर यहाँ पर आ गया, एक पीक आपका यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वाली जो पीक होती है उसको आप बोलते हैं ज़्यादा डीसिल्डेड है। कैसा है डी, देखिए आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखिए सिल्डिंग। सिल्डिंग का मतलब होता है शिफ्ट होना, यहाँ से रेफरेंस के कंपेरिजन में उसकी डिस्टेंस कितनी है उसको आप बोलते हैं दैट इज अ सील्डिंग। तो जब रेफरेंस से दूर की तरफ जा रहा होता है, इधर की तरफ जा रहा होता है, उसको आप बोलते हैं डी सील्डिंग, और रेफरेंस के नियर बाय में अगर हो रहा होता है उसको आप क्या बोलते हैं सील्डिंग। तो जैसे अगर ये और ये इन दोनों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला जो पीक है आपका ज़्यादा डी सील्डेड है एज कम्पेयर टू दिस वन के, राइट? तो इस आपके ग्राफ में इधर की तरफ जब आपका एरो जाता है तो उसकी जो उसको जो प्रोनाउंस करते हैं उसको बोलते हैं डी सील्डिंग इफेक्ट के नाम से, है ना, या डी सील्डिंग बोलते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर इस ग्राफ में अगर यहाँ पे पीक पे अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो आपका पीक है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी हाई होगी। तो इस ग्राफ में आपका जो फ्रीक्वेंसी है इस तरफ क्या करती है हाई होती है, इस तरफ क्या होती है लो होती है। मतलब ये वाली जो पीक है आपकी क्या है लो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है हाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तीसरा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है केमिकल शिफ्ट का। तो केमिकल शिफ्ट का मतलब होता है डिफरेंसेस होने का। तो यहाँ पे अगर आप इस तरफ की बात करेंगे तो ये आपका क्या है लार्ज केमिकल शिफ्ट है, जबकि ये क्या होगा आपका स्मॉल केमिकल शिफ्ट है। फील्ड की अगर आप लोग बात करें मीन्स अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर इधर की तरफ जा रहा है तो उसका जो फील्ड होगा वो लो होगा और इधर की तरफ आएगा तो क्या होगा आपका हाई होगा। ये 4 इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो पीक आ रहा है उसको आप बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स में किधर की तरफ आपका होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये हाइड्रोजन आपका एक नेचर का है, ये हाइड्रोजन आपके एक नेचर के हैं, ये 3 हाइड्रोजन आपके एक नेचर के हैं। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा कराते हैं एनएमआर का, तो इन हाइड्रोजन का जो पोजीशन होगा वो कहाँ की तरफ आएगा, इसको देख करके आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं और आपको समझाएंगे कि कैसे आप देख करके बता पाएंगे कि किसका नेचर कहाँ की तरफ होगा, राइट? यहाँ पे देख, हाँ हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि ये आपकी टीएमएस की वैल्यू है, राइट? और ये आपका ये है, ये आपका ये है, ये आपका ये है। जिस मॉलिक्यूल जैसे जो भी आपका हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इम्पैक्ट जिस पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा, मतलब जो सबसे नियर बाई में होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, उस एलिमेंट का जो उस हाइड्रोजन का जो पोजीशंस होगा सबसे हाईली क्या होगा डीसिल्डेड होगा। क्या होगा डीसिल्डेड होगा। मतलब इस रेफरेंस वाली वैल्यू से वो सबसे क्या होगा दूर पे पाया जाएगा। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे ये हम सब हटा देते और आपसे अगर पूछा जाता कि ये पीक किसको बता रहा, तब आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि जिस हाइड्रोजन का जो अटैचमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर आपका होगा, मतलब उसमें पोलैरिटी जिसमें ज़्यादा होगी, जिसमें सबसे मैक्सिमम पोलैरिटी होगी उसमें सबसे मैक्सिमम डीसिल्डिंग होगी, मतलब वो रेफरेंस वाली वैल्यू से सबसे क्या होगा दूर साइड पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद वो वाला हाइड्रोजन होगा जिस जिसके ऊपर उससे कम क्या होगी डीसिल्डिंग होगी, मतलब कम से कम आपका क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का इम्पैक्ट होगा। सबसे नियर बाई में वो वाले का हाइड्रोजन होंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो, या तो ज़ीरो हो या तो मिनिमम से मिनिमम पाया जाता हो। तो इस आपके इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में 3 जो हाइड्रोजन हैं जो कि CH3 ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इनका नेचर एक है और इन पे इन वाले हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का इम्पैक्ट सबसे कम पड़ पाता है। दैट इज़ वाई इन तीनों के लिए आपको यहाँ पे पीक यहाँ पे दिखाई जा रही है ये वाली। ओके, ये जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अब आप यहाँ पे देखिए इनकी पीक में भी क्या है डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे पीक में भी आपको डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो फील्ड होगा इधर की तरफ जब आपके जाएंगे तो इनकी फील्ड क्या होगी आपकी हाई होगी, इधर की तरफ जब जाएंगे फील्ड क्या होगी आपकी लो होगी। तो ये आप देखें यहाँ पे आपको छोटा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा मतलब इस तरीके से ऐसे ऑर्डर में आपको ये दिख रहे हैं इस तरीके से जाते हुए।
तो इस तरफ मीन्स टीएमएस की तरफ कौन से हाइड्रोजन आएंगे जिनका कि सबसे कम या सबसे लीस्ट जो है वो पोलराइज हो या सबसे लीस्ट उनके उन हाइड्रोजन के ऊपर इफेक्ट पड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, वो सबसे क्या होंगे टीएमएस के पास में होंगे। ऐसे हाइड्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अफेक्टेड हो या उनका इलेक्ट्रॉन पोलराइज किया गया हो, जिसकी वजह से उनकी स्पिन बहुत ज़्यादा हो रही होगी, तो वो वाले हाइड्रोजन सबसे दूर साइड में प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम वैल्यू पे, पीपीएम वाली वैल्यू पे। तो उसको आप बोलते हैं डी सिल्डिंग इलेक्ट्रॉन या डी सिल्डेड एटम्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि बेसिकली आपके इन मॉलिक्यूल्स में तीन टाइप के क्या हैं एटम्स हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा डी सिल्डिंग किसकी है, ओ OH वाले की। उसके बाद फिर किसका है, CH2 वाले का। फिर उसके बाद किसका है आपका CH3 वाले का। तो CH3 का जो मॉलिक्यूल है सबसे लीस्ट क्या है, डी सिल्डेड है, मतलब वो सिल्डेड कंडीशन में है। तो यही आपको बताता है एनएमआर का स्पेक्ट्रा, और आप इसको देख करके किसी भी मॉलिक्यूल को देख करके आप बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप के कार्बन आपके पाए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दूं, एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है CH3, और इसके बाद यहाँ पे आपका Cl, इसके बाद आपका यहाँ पे H, और इसके बाद यहाँ पे आपका CH2, इसके बाद आपका यहाँ पे CH3। अगर आप इस कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कराते हैं तो कितनी पीक यहाँ पे मिलेगी। और ये एनएमआर आपका क्या है, हाइड्रोजन का एनएमआर है, मीन्स हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करना चाहता है। बताइए जरा। हाँ जी, बताइए। CH3। यहाँ पे सी यहाँ पे CH2 है। हम्म। तीन टाइप्स के कौन कौन, एक तो इसके आएगा। इसके लिए देख लीजिए आप, देख के बताइए सही से। देखिए, देखिए देख के बताइए। यही चीज तो चेक करने के लिए ये इतना देर से मैं समझा रहा था। ये एग्जाम्पल में आपको इतना टाइम क्यों दिया गया। वेरी गुड। और बताइए। चलिए, सिद्धार्थ का आंसर हो गया कि तीन पीक आएंगे। जल्दी बताइए, इतना टाइम मत लीजिए। पक्का। मुमताज, मुमताज नहीं है क्या आज क्लास में। बताइए क्या आएगा। चलिए, टाइम लॉस नहीं करते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखिए तो इस क्लोरीन का जो इम्पैक्ट होगा इस वाले कार्बन पे होगा, राइट, और इस वाले का एक्सिस जो है वो एक्सियल है। तो इन वाली बाकी जो कार्बन इधर की तरफ होंगे इन पे इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन दोनों के जो जो का हाइड्रोजन होगा उसके लिए आपकी जो पीक आएगी वो सिंगल आएगी। इस वाले के लिए चूंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का पे आपका सीएल का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो इसका इन्वायरमेंट क्या होगा, अलग होगा, इसके लिए अलग आएगी, और इन दोनों के लिए आपका एक आएगा, तीन पीक बनेंगे। अगला सवाल मेरा ये है कि इन तीनों हाइड्रोजन में से सबसे ज़्यादा जो डीसिल्डिंग होगी वो किसकी होगी। मतलब अगर मान लीजिए मैं इसी को रफ कर दूं, और इसमें अगर इस टेबल में अगर आपसे पूछूं, तो इस वाले एग्जांपल में मतलब कि CH3 और C, इसके बाद यहाँ पे Cl, यहाँ पे आपका H, और इसके बाद आपका CH2, इसके बाद आपका यहाँ पे CH3। तो तीन पीक यहाँ पे भी बनेंगे, एक इसके लिए बनेगा, एक इसके लिए एक ये और ये के लिए आपका एक बनेगा, एक इसके लिए बनेगा, एक इसके लिए बनेगा, तीन पिक्स बनेंगे। तो मुझे आप जरा बताइए कि इस वाले डायग्राम में मैं किसको CH3 लिखूं, किसको आपका CH लिखूं, किसको आपको CH2 लिखूं, बताइए। ये वाले में
हाँ, ये वाले में? बाबा रे बाप रे बाप रे। इस वाले हाइड्रोजन के लिए पीक्स का कुछ असर नहीं पड़ेगा डायरेक्टली? इस वाले कार्बन से ये अटैच है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड, सबसे ज़्यादा जो पोलैरिटी हो रही होगी बॉन्ड का इसी पे हो रहा होगा, और इसी की वजह से ये एक इसका जो एनवायरनमेंट होगा सबसे डिफरेंट होगा। जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में एक्सपोज़र होगा, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, उसकी डिसहेडिंग होगी। सबसे इधर की तरफ आएगा CH वाला कार्बन, इसके बाद आएगा आपका CH2 वाला कार्बन, फिर कौन आएगा आपका CH3 वाला कार्बन, ठीक है? कोई बात नहीं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे करने की जरूरत रहेगी। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यही कॉन्सेप्ट है, और इसी हिसाब से आपका ये चीज़ इंफॉर्मेशन देती है आपसे, यही ऐसे पीक्स बना करके दिए जाते हैं। अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का पीक आएगा, कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का पीक आएगा, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का पीक आता है। TMS आपका ट्राई मिथाइल सिलेन टेट्रा मिथाइल सिलेन होता है, कि रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। इधर की तरफ अगर आप यूज मूव करते हैं तो यहाँ पे डी सेल्डिंग होती है, और डी सेल्डिंग का मतलब होता है कि उसका उसका जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा पोलराइज कंडीशंस में, पोलराइज होने की वजह से उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा आती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है, मीन्स पोलराइज होता है, तो वहाँ पे चार्जेस बन जाते हैं, और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होता है, तो स्पिनिंग उनकी ज़्यादा होती है। तो डी सेल्डिंग का मतलब होता है स्पिनिंग होना, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों ने NMR के बारे में देखा, और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखा कि क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है। और होपफुली कि अभी आप उस कंडीशन में होंगे कि आप देख करके किसी मॉलिक्यूल्स को ये बता पाएँ कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा और कौन सा मॉलिक्यूल आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा। मीन्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, वो सारे मॉलिक्यूल्स आपके दे सकते हैं। और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखना है। नंबर पहला, कि जिन मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक नंबर आपका क्या हो वो ऑड होना चाहिए, या एटॉमिक मास आपका ऑड होना चाहिए, या दोनों आपके ऑड होने चाहिए, वही वाले सिर्फ एटम आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दे सकते हैं। बाकी कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोप, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देगा, तो उसको आपको दिमाग में नहीं रखना था। आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछा जाता है। दूसरा, अगर आपको पीक से देकर के सवाल पूछा जाएगा, तो पीक के लिए मैंने आपको समझा दिया कि पीक्स में जो आपका TMS होता है वो रेफरेंस होती है, जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। जीरो से जितना आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे वो डीसिल्डिंग को बताता है, और डीसिल्डिंग आपके हमेशा उस वाले ग्रुप को या उस वाले एटम को रिप्रेजेंट करता है जिसका पोलराइजेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज्यादा जुड़ा हुआ होगा, वो वाला आपका सबसे डीसिल्डिंग आएगा। राइट, तो ये, और जो सबसे ज़्यादा डीसिल्डेड होगा उसकी जो पीक की हाइट होती है वो सबसे छोटी होती है। जो सबसे सील्डेड होता है, मतलब TMS की तरफ होता है, उसकी पीक की हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कभी कभी आपसे पीक की हाइट या फिर पीक का पोजीशन दे करके आपको जो एग्जांपल देगा वो बताएगा कि करेक्टली कौन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो मैंने आपको PDF अभी शेयर करूंगा उसमें वो सारा एरो बना करके लिखा हुआ है कि आप लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो डीसेल्डिंग होगा, या हाई एनर्जी होगी, या लो पीक होगा, या लो आपका फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारी चीज़ आपको लिखी हुई है। तो आप लोग प्लीज़ उसको अपने कॉपी पे, अपने हैंड राइटिंग में से नोट्स अच्छे से बनाइए, और अगर आपको क्वेश्चंस कहीं पे मिल रहा है तो उसको आप सॉल्व कीजिए। CSIR के 2017 में NMR से क्वेश्चंस आया हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया। और भी क्वेश्चंस को आप सर्च कीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपको मिल रहे हैं। और आप एक काम तो आप अच्छे से कर लीजिए, सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम लिखेंगे, साइड में आप लिखेंगे कि हाँ वो किस बेसिस पे उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे डबल बॉन्ड के बेसिस पे, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे, या फिर आपका, और क्या है, हाँ। तो ये आपको देखना रहेगा ताकि आप उनको देख करके अच्छे तरीके से बता पाएँ। तो अब तक आपको 5 कॉन्सेप्ट दिए जा चुके हैं, जिसमें आपका एक आपका NMR के लिए दे दिया कि हाँ, कौन-सा मॉलिक्यूल्स देगा। IR के लिए भी आपको दे दिया कि कौन-सा देगा, एब्ज़ॉर्प्शंस के लिए भी आपको दे दिया, यूवी विज़िबल के लिए कौन-सा देगा, CD एंड ORD के लिए भी आपको दे दिया कौन-सा देगा, और स्कैटरिंग रमन के लिए आपने देख ही लिया कि कौन-सा देगा। तो ये सारे आपके अच्छे तरीके से टिप्स पे एकदम याद होने चाहिए। अगर एक मैं मॉलिक्यूल दूँ तो वो कौन-कौन सा पॉसिबल स्पेक्ट्रा आपका दे सकता है, या उसकी एनालिसिस किस-किस स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप कर सकते हैं, ये तुरंत क्विकली आंसर अब मुझे मिलना चाहिए। ठीक है? तो कल की क्लास जब स्टार्ट होगी तो पहले इसी से स्टार्ट होगी कि मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे केमिकल का नाम लिखूंगा, और उसके बाद सबसे इंडिविजुअली पूछा जाएगा कि कौन-कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी के एनालिसिस आप इससे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वर्क कीजिए उस पे, ठीक है?
ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल की क्लास में लोग मिलेंगे और कल आपको पढ़ाएँगे फ्रेश टेक्निक के बारे में और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाएँगे, फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड का इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाएँगे और उसके बाद उसके जो वेरिएशंस होते हैं अलग-अलग टाइप के, उन वेरिएशंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे नॉन रिड्यूसिंग वाले के लिए या पल्स फ़ील्ड के बारे में के लिए या फिर ग्रेडिएंट इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, जहाँ से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आइडिया सबको है, सब कोई जानता है, लेकिन कल की क्लास जो होगी उसमें हम लोग फ़ोकस करेंगे स्पेशली न्यूक्लिक एसिड के ग्रेडिएंट और उन सब के बारे में। तो थोड़ा-सा अगर आपके पास कोई बुक है, कोई रिसोर्सेज़ है तो उसको आप पढ़ के रखिए ताकि मुझे समझाने में थोड़ा कम एफर्ट्स लगाना पड़े। और आपके पास अब देखिए कंटेंट बढ़ते जाएँगे तो आपकी रिवीज़न जो है वो बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए। अभी आपके पास थोड़ा-सा वर्कलोड अब बढ़ेगा। जैसे-जैसे चीज़ें आपके पास जाती जाएँगी वैसे-वैसे आपके पास कंटेंट बढ़ता जाएगा और आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे से ऑर्गनाइज़ करना रहेगा। और अभी अभी अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कोई भी सवाल अगर मैं पूछूँ और अगर उसका आंसर ना मिले, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, पूछिए। हाँ, ईएस बिल्कुल, ईएसआईआर ईएस ई ईएसआर भी पढ़ेंगे, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे, फ्रेप टेक्निक भी पढ़ेंगे, फ्रेच भी पढ़ेंगे। ये सारे आपके हैं और यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। हुँ। आयनिक फॉर्म वाले नहीं होते हैं। एटॉमिक फॉर्म कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर होगा, तो अगर आप किसी का जैसे उस मॉलिक्यूल्स में किसी एक एटम का आप एनएमआर निकालते हैं ना, जैसे कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। आयनिक फॉर्म वाले मतलब आयन्स वाले जो चीज़ें होती हैं उसमें आप एनएमआर का नहीं करेंगे। आयन्स अगर होगा तो फिर तो वो एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई ना, फिर वो एटम्स नहीं रह गया। ठीक है? ओके, और कोई डाउट है किसी को? हाँ, पूछो, पूछो कोई नहीं। किसके लिए बता रहा था? मतलब एनएमआर में स्कैटरिंग की बात तो मैंने की ही नहीं। एनएमआर में स्कैटरिंग की बात तो मैंने किया ही नहीं। रमन में क्या जो मतलब कि रमन स्पेक्ट्रो का एंटी और स्टोक जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वो?